नए दरोगा चौधरी नसीर को सलामी। हिंदुस्तानी कैदियों के बीच राजस्थान के डाकू माधो सिंह के साथी ठाकुर जगमाल, ठाकुर पन्ना सिंह, ठाकुर मूल सिंह और 2 और कैदी रह रहे थे। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर लगने वाले गांवों में डकैती डाला करते थे। हिंदुस्तान में वारदात करके पाकिस्तान खिसक जाते और पाकिस्तान में वारदात करके हिंदुस्तान आ जाते। अक्सर ये अमीर घरानों के बच्चे उठाकर उनके माँ बाप से फिरौती लिया करते थे। हिंदुस्तान में भी इनके सरों पर भारी इनाम था। यहाँ पर इन्होंने कत्ल भी कर रखे थे। एक बार इनके गिरोह ने जब पाकिस्तान के सरहदी गांव में डाका डाला तो गांव वालों ने जवाब में गोलियां चला दी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। पाकिस्तानी बॉर्डर रेंजर्स ने यह समझा कि हिंदुस्तानी फ़ौजों ने हमला कर लिया है, लिहाजा इन पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई। डाकू माधो सिंह मारा गया और इसके 5 साथी गिरफ्तार हो गए। इनको पाकिस्तान में डाका जनिक अपराध में उम्र कैद हुई। इन लोगों में एक नुक्स ये था कि ये हिंदुस्तानी कैदियों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते थे। बात बात में अपने डाकू होने की डींग मारा करते थे। हाँ, ये पाकिस्तानी लोगों के साथ बहुत तमीज़ से पेश आते। हिंदुस्तानियों को ऐसा अछूत मानते कि उन्हें अपने किसी बर्तन तक को हाथ नहीं लगाने देते थे। ये अपने आप को ऊंचे दर्जे का हिंदू कहते थे और हम सभी को अपने से नीच समझते थे। अगर गलती से कोई हिंदुस्तान इनके साथ छू जाता या इनके बर्तन को हाथ लगा देता तो उस पर ये लोग गालियों की बौछार करके उसे मारने दौड़ते। जमा तलाशी में इनके पास काफ़ी पैसा निकला था जो जेल के दफ्तर में इनके नाम जमा था। इन्होंने खाने पीने का लालच देकर हमारे कुछ हिंदुस्तानी कैदियों को भी अपना चमचा बना रखा था। ये गुलामों की तरह इनकी मशक्क़त करते और इनके साथ किसी की लड़ाई हो जाने पर इनका साथ देते थे। इनके पास गीता और रामायण थी जिसे एक किसी भी हिंदुस्तानी कैदी को छूने तक नहीं देते थे। जब मैं मियाँ वाली जेल में आया तो मुझे इनका ये सलूक बड़ा खटका। मैंने साथियों से बात की। वे पहले ही इनके सलूक से तंग आए हुए थे। लिहाजा हिंदुस्तानी कैदी 2 ग्रुपों में बटे हुए थे। एक तरफ वे 5 डाकू और इनके 5-6 चमचे, दूसरी तरफ 15-16 गैरतमंद नौजवान जो इनको सबक सिखाना चाहते थे। बाकी कैदी अपने बुढ़ापे, लाचारी या बीमारी की वजह से किसी झगड़े में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। सर्दियों के दिन थे। चौधरी नसीर उस दिन लायलपुर से मियांवाली में तब्दील होकर नया नया दरोगा बनकर आया था। उस दिन उसने चार्ज संभाला था। उसके आने से एक दिन पहले उन डाकुओं को सबक सिखाने का हमारा प्लान बना था। हमारे ग्रुप में फिरोजपुर का सदाजीत सिंह, लुधियाने का लालचंद और 10 दूसरे जवान थे। हमारा अपना लंगर होता था जिसमें जलाने वाली लकड़ियाँ भी रखी होती थीं। उस दिन शाम को जब ठाकुर पन्ना सिंह नलके पर बर्तन मांज रहा था तो सदाजीत सिंह वहाँ जाकर मुँह हाथ धोने लगा। पलट कर पन्ना सिंह ने उसको गालियाँ देना शुरू कर दी। उम्मीद के खिलाफ सदाजीत सिंह ने उसकी नाक पर ऐसा मुक्का मारा कि उसके होश उड़ गए। देखते देखते डाकू और दूसरे साथी कोठरियों से निकल कर सदाजीत सिंह को मारने दौड़े। उस पर हम सब लंगर से लकड़ियां उठाकर उन पर टूट पड़े। चारों ठाकुर चित करके ज़मीन पर डाल दिए गए। बुर्जी पर खड़े नंबरदार ने जब आहते में लड़ाई होती देखी तो खतरे का अलार्म बजा दिया। सुनते ही गारद के नंबरदार और सिपाही लाठियाँ डंडे लेकर बैरक की तरफ दौड़े, लेकिन हमने बैरक के दरवाजे को इस बीच अंदर से ताला लगा दिया था। उनके दीवार फांद कर आने तक हमने उनके साथियों की भी खूब जमकर पिटाई की। चूँकि वो हमारे पेशेवर भाई थे इसलिए उन पर लकड़ी का वार किसी ने नहीं किया। हाँ, ठुड्डों और मुक्कों से उनको बेहोश कर दिया। वे पिटते हुए गिड़गिड़ा कर माफिया मांगते रहे कि अब वो कभी भी उन डाकुओं का साथ नहीं देंगे। नंबरदार कूद कर अंदर आ चुके थे। कुछ लाठियाँ और डंडे भी पड़े। फिर हम में से 5-6 को पकड़कर वो कसूरी बैरक में, जहाँ कसूर करने वाले कैदी को रखा जाता है, ले गए। ठाकुरों को जेल के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहाँ से तकरीबन 1 महीना ज़ेरे इलाज उनका चला। दरोगा नसीर को हिंदुस्तानी कैदियों का ये पहला सलाम था। इस पर उसने हुक्म दिया कि सभी हिंदुस्तानी कैदियों को 4 दिन तक कोठरियों में बंद रखा जाए और इनके पैरों में बेड़ियाँ लगा दी जाए। चुनाचे जेल की मोटी मोटी बेड़ियाँ चुन चुन कर हिंदुस्तानी कैदियों के लिए लाई गई। अगला हुक्म ये हुआ कि इन सबको मूंछ कूटने के लिए दे दी जाए। कोठरियों के अंदर ही पत्थर गाड़ दिए गए और वहीं पर हर कैदी के लिए 10-10 शेर मूंछ कूटने के लिए आ गई। हमारे बैरक में ये रिवाज था कि सिर्फ नया कैदी 15 दिन के लिए मूंछ कूटता था। उसके बाद किसी से मूंछ की मशक्क़त नहीं ली जाती थी। इस पर बैरक में हड़ताल हो गई, भूख हड़ताल।
ना तो हमारे लंगरियों ने खाना खाया और ना ही हमने खाया। अब वे हमें मार भी नहीं सकते थे। इस पर नया दरोगा नसीर बौखला कर रह गया। हिंदुस्तानी कैदी उसके लिए सरदर्द बन गए थे। 3 दिन बाद तंग आकर उसने मूंछ कुटवाने का हुक्म वापस ले लिया। जब डाकू लोग सेहतयाब हो गए तो उन्होंने दरोगा से अर्ज किया कि वे उनको दोबारा उसी बैरक में ना भेजें, लेकिन दरोगा ने उनकी एक ना सुनी। 1 महीने के अंदर अंदर उनका साथ देने वाले हिंदुस्तानी कैदी भी अब टूट कर हमारे साथ आ मिले थे। लिहाजा वहाँ से आने के बाद डाकू लोग बिल्कुल बकरी बनकर रह गए। अब उनका दमखम निकल चुका था। उन्होंने आते ही हम सबसे कहा, देखो भाई, हमारी तुमसे एक प्रार्थना है। हम तुम्हें कभी कोई कड़वा लफ्ज़ नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने चौके बर्तन की पवित्रता को बरकरार रखना चाहते हैं। बस हमारे बर्तनों को हाथ मत लगाओ। इस पर मैंने साथियों को समझाया कि इनके साथ बहुत हो गई है, छोड़ो, इनके चौके बर्तन से हमें क्या लेना है। ये अंधविश्वासी लोग हैं, लकीर के फ़कीर हैं, हम इनको नहीं बदल सकते। जिस तरह ये रहना चाहते हैं रहने दो, इतना ही बहुत है। ये हमारे साथ तमीज़ से बात करें। चुनांचे सारी बैरक ने ये भी फैसला किया कि वे अगले दिन दरोगा नसीर से मिलकर अपील करें कि वो हमारी बेड़ियाँ उतरवा दें और हमारे जो साथी कसूरी बैरक में बंद हैं उनको हमारे पास ले आएं। अगले दिन सुबह जब चौधरी नसीर ने बैरक का दौरा किया तो सारी बैरक ने एक साथ मिलकर उससे यही अपील की। यहाँ तक कि इन डाकुओं ने भी कहा, जनाब, कुछ गलत फहमी की वजह से हमारा आपस में झगड़ा हो गया था। अब कभी ऐसी हरकत नहीं होगी। आप हम सबकी बेड़ियाँ उतरवा दो और जो लोग कसूरी बैरक में बंद हैं उनको भी हमारे पास वापस भेज दो। चौधरी नसीर पहले तो बहुत गर्म हुआ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो एक दूसरे को इस तरह मारने पर तुल जाते हो? अगर कोई मर जाता तो मैं क्या जवाब देता? तुमने ये भी नहीं सोचा कि दरोगा ने आया है, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? इस पर सारी बैरक ने कहा, जनाब, हमको आपके बदल कर आने का बिल्कुल पता नहीं था। फिर अचानक ही झगड़ा एकदम बढ़ गया, इसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। इसका हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं दोहराई जाएगी। इस पर चौधरी नसीर ने बेड़ियाँ उतारने का हुक्म दे दिया। हमारे साथियों को भी बैरक में वापस लाने का ऑर्डर दे दिया। उस शाम बैरक की रौनक देखने लायक थी। सबके लिए हलवा बनाया गया। इसमें ठाकुरों ने भी अपना हिस्सा डाला। उस रात हर कोठरी में गाने बजाने का प्रोग्राम बहुत देर तक चलता रहा। डाकुओं के पिट जाने का असर ये हुआ कि अब पाकिस्तानी कैदियों पर भी हमारी धाक बैठ गई। अब वो एक कैदी भी हमारे साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आते थे। जेल का अमला भी अब ढंग से बात करने लगा था। एक बार फिर हम लोग चैन से और इज्जत से दिन गुजारने लगे। डिप्टी दरोगा फजलदाद। दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे कि मिंट गुमरी से तब्दील होकर डिप्टी दरोगा फजलदाद मियाँ वाली आ गया। उसके बारे में सुन रखा था कि उसका हिंदुस्तानी कैदियों के साथ सलूक बहुत बुरा था। ज़रा ज़रा सी बात पर बड़ी सज़ा देता था। जात का दर्जी था, लंबा चौड़ा, तराशी हुई सूफियाना दाढ़ी, भद्दी शक्ल, पेट बाहर को निकला हुआ, हद दर्जे का लालची। रिश्वत में 2 रुपये भी मिल जाए तो चुपचाप जेब में डाल ले। हमारी बदकिस्मती कि चौधरी नसीर ने उसे ही हमारी बैरक का इंचार्ज बना दिया। उसे कहीं से पता चल गया कि मैं स्कूल मास्टर हूँ। स्कूल मास्टरों का वो खास दुश्मन था। कहते हैं कि उसकी बेटी को एक स्कूल मास्टर ट्यूशन पढ़ाया करता था और भगा कर ले गया। बस साहब, मेरी शामत आ गई। उसने मेरा नाम पंडित मुरलीधर रखा था। जब भी आता दूर से आवाज़ लगाता, ओ पंडित मुरलीधर, हाथ इधर का। और जब मैं हाथ फैलाता तो वो उन पर ताबड़तोड़ बैंत बसाने लगता। ये उसका हर तीसरे चौथे दिन का शगल हो गया था। मैं क्या कर सकता था? डाकू जगमाल वगैरह उसे अपने राशन में से काफ़ी सामान दे दिया करते थे। उसने डाकू पन्ना सिंह को हमारा मेट बना दिया था। अब वो बात बात पर हमारी उससे चुगली क्या करता था और हमें पिटवाया करता था। एक बार एक मुस्लिम कैदी हमारी बैरक में बंद कर दिया गया, क्योंकि जेल में उसके दुश्मन भी कैद थे और उसे खतरा था कि कहीं वो उसे मार ना दे। इसलिए वो हमारे अहाते में बंद किया गया था। हमारी बैरक के साथ बैरक नंबर 3 में उसका रिश्तेदार नब्बू रहता था, जो मियाँ वाली का खूंखार पठान था। जेल में उसकी बहुत बनी हुई थी। उसने बहुत कहा कि वो उसके साथ बंद हो जाए, लेकिन वो नहीं माना और हमारे अहाते में बंद हो गया। कैदी पढ़ा लिखा था और झगड़े फसाद से दूर भागता था। उधर नब्बू वाली बैरक में अक्सर कैदियों में चाकू चला करते थे।
एक दिन फजलदाद अहाते में आया और मेरे हाथ फैलाने पर बैत बसाने लगा। वो कैदी बोल पड़ा, चौधरी साहब क्यों जुर्म करते हो? इसको किस लिए मार रहे हो? हुकूमत के नशे में उसने उसको पहचाना नहीं और समझा कोई हिंदुस्तानी कैदी बोल रहा है। बस फिर क्या था, मुझे छोड़कर बैंत लेकर उस पर पिल पड़ा। उसने भी आगे से उसका गिरेबान पकड़कर ऐसा झटका मारा कि फजलदाद रावण के बुत की तरह नीचे जा गिरा। अब वो फजलदाद के ऊपर था और उस पर मुक्के बसा रहा था। नंबरदार उसको डंडे मार रहे थे। उन नंबरदारों में उसका एक दुश्मन भी था। साथ ही बैरक में फौरन नब्बू को खबर लग गई कि उनका दुश्मन फजलदाद की मदद लेकर उसके रिश्तेदार को पिटवा रहा है। वो वहीं से 50 कैदियों को साथ लेकर हमारी बैरक में घुस गया। सबके हाथों में डंडे और चाकू थे। चारों नंबरदारों को तो वहीं मार मार कर बेहोश कर दिया। फजलदाद अभी भी नीचे पड़ा मार खा रहा था। कई डंडे उसके भी लगे। नब्बू तो चाकू मारने लगा था कि उसके रिश्तेदार ने रोक दिया। बुर्जी के नंबरदार ने दूर से ही नज़ारा देखा तो खतरे का अलार्म बजा दिया। सारे कैदी बैरक की छतों पर चढ़ गए। हम अपनी अपनी कोठरियों में जा घुसे, क्योंकि अलार्म के वक्त जब गारद आती है तो ये नहीं देखती थी कि कसूर किसका है। जो भी सामने आता है उसी पर लाठियां बरसने लगती हैं। हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं और कई बार तो कोठरी के अंदर बैठे लोगों को भी नहीं बख्शा जाता। खैर, उस दिन डाकू पन्ना सिंह ने एक अकल का काम किया कि जब हम सब हिंदुस्तानी कोठरी के अंदर चले गए तो उसने बाहर से जल्दी जल्दी ताले लगा दिए। उधर दरोगा नसीर ने ये समझा कि फिर हिंदुस्तानी आपस में झगड़ पड़े। वो दूर से ही हमें गालियाँ बकता हुआ आया, मार दो सालों के हाथ पैर तोड़ दो, इन साले हिंदुस्तानियों को आराम की रोटी नहीं बचती। गारद दंदनाती हुई अंदर घुसी तो ये देखकर हैरान रह गई कि हम सब अपनी अपनी कोठरियों में बंद है। 4 नंबरदार खून से लथपथ बेहोश पड़ा है। गारद को देखकर फजलदाद भी, जो कहीं चक्कर में जा छुपा था, फौरन भागकर वहां आ गया। उसका होलिया देखने लायक था। सांस फूली हुई, मिट्टी से सना हुआ मुंह और दाढ़ी। उसने बतलाया कि उसकी बुरी हालत पाकिस्तानी कैदियों ने बनाई है। उसने सारी दास्तान बयान कर दी। चौधरी को जब हकीकत का पता चला तो वो माथे पर हाथ मारकर रह गया। उसको जेल में नब्बू की ताकत का पता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसा कदम उठाए कि सारी जेल बागी हो जाए। उसने नब्बू को समझाया कि फजलदाद गलती से उसके रिश्तेदार पर हाथ उठा बैठा था, लेकिन नब्बू का कहना था कि बात फजलदाद के हाथ उठाने की नहीं है। हमारे दुश्मन नंबरदार ने मेरे रिश्तेदार को डंडा मारकर सब फोड़ा है। फजलदाद खुद इस साजिश में शरीक है। जब तक इस बात की आप पूरी तहकीकात करवाने का वादा नहीं करते, हम बैरक की छत से नहीं उतरेंगे। बल्कि अभी मेरी आवाज़ पर दूसरे बैरकों के में बंद कैदी भी अपनी अपनी बैरक को छोड़कर छत पर आ जाएंगे। फिर मरवा लेना सबको तुम गोली। चौधरी नसीर भी इसी बात से डरता था जिसकी वो धमकी दे रहा था। चुनाचे उसने वादा किया कि वो खुद पूरे मामले की तहकीकात करेगा और कसूरवार को सजा देगा। तब जाकर नब्बू अपने साथियों समेत नीचे उतर आया। खैर, उस दिन के बाद चौधरी फजलदाद ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसकी वो अकड़ फू भी जा चुकी थी। उस अहाते में उसकी इस कदर बेइज्जती हुई थी कि उसने हमारे अहाते में आना भी छोड़ दिया था, और अगर कभी आता भी तो चुपचाप चक्कर लगाकर चला जाता। मामले की तहकीकात करने के बाद दरोगा नसीर ने फजलदाद को हमारे अहाते से बदल दिया। उसकी जगह मलिक अता मोहम्मद खान को हमारे अहाते का इंचार्ज बना दिया गया। अब फजलदाद की शक्ल भी दिखाई देनी बंद हो गई थी। कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज़ है। उसे अपने किए की सज़ा मिल गई थी। अब कभी आते जाते उसका मुझसे सामना भी हो जाता तो बड़े प्यार से पूछता, पंडित क्या हाल है? और मैं मालिक का शुक्र है कहकर आगे चल देता। उसके चेहरे पर पश्चाताप की परछाइयाँ लहरा रही होती, जैसे वो मुआफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हो। लेकिन कई बार भूल का एहसास होने पर भी हम उसके लिए क्षमा नहीं मांगते। हमारा दम्भ, हमारी पदवी हमें ऐसा करने से रोक देती है। एक बार बैसाखी का त्यौहार आया। उस दिन हमने अपनी मशक्क़त की छुट्टी थी। हमें अलग से राशन दिया गया था। कुछ हमने इधर उधर से मांग कर इकट्ठा किया था। उस दिन हम लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर भजन कीर्तन करते। फिर उसके बाद कहाड़, प्रसाद यानी कि हलवा सब में बांटा जाता। हम रस्मी तौर पर जेल अधिकारियों को भी आने की दावत देते थे, पर शायद ही कोई आता हो। आता भी तो सिर्फ हमारी रस्म देखकर चला जाता था।
जब हमने देखा कि चौधरी फजलदाद सादे कपड़ों में हमारे आहते में आया और कीर्तन में हमारे साथ बैठ गया तो हम हैरान रह गए। फिर जब अरदास हुई तो वो बराबर हमारे साथ खड़ा रहा। उस वक्त तो हमारी हैरानी अपनी सीमाएं लांघ गई जब उसने बोले सो निहाल के जयकारे के जवाब सत श्री अकाल कहकर हमारा साथ दिया और बाकायदा हाथ फैलाकर पसार लिया। खाकर सिखों की तरह हाथ अपनी दाढ़ी से पहुँचे। फिर बाद में जब पन्ना सिंह हलवे की प्लेट लेकर उसके पास गया तो वो बोला, पंडित कहाँ है, उसको भेजो, मैं तो उसके हाथ से खाऊंगा। मैंने पन्ना सिंह के हाथ से प्लेट लेकर उसके आगे कर दी। उसने बड़े प्यार से प्लेट और चम्मच पकड़ा तथा मेरे सर पर हाथ फेरा। उसने चाहे अपने मुंह से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा नहीं मांगी, लेकिन आंखें उसके दिल की ज़बान बनी हुई थी। हलवा खाकर उसने शुक्रिया कहा और चला गया। शेख मुजीब मियांवाली जेल में। अभी तक की खबरों के अनुसार शेख मुजीब लायरपुर जेल में थे। सर्दी अभी शुरू हुई थी कि रात को एक हेलीकॉप्टर जेल के सहन में उतरा। हम उस वक्त कोठरियों में बंद थे। अगले सुबह हमें पता चला कि शेख मुजीबुर रहमान वहाँ लायरपुर से लाए गए हैं। ये भी पता चला कि लायरपुर जेल में ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों ने सुरंग लगाकर वहाँ से शेख मुजीबुर रहमान को निकालने की कोशिश की थी। उन्हें मियांवाली जेल के जनान खाने में रखा गया है और स्त्री कैदियों को वहाँ से दूसरी बैरक में भेज दिया गया। जनान खाना बैरक नंबर 10 के पिछवाड़े में पड़ता था। अब हम हिंदुस्तानी कैदी भी बैरक नंबर 10 में आ गए थे, लेकिन शेख मुजीब के चारों ओर बहुत सख्त फौजी पहरा था। उनका एक बंगाली रसोइया उनके लिए मछली और चावल का भोजन तैयार करता था। अगले दिन जब जेल में ये खबर फैली कि शेख मुजीब वहाँ आ गए हैं तो मियांवाली के अनपढ़ पठान अपनी बैलकों पर चढ़कर शेख मुजीब को माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ देने लगे और टूटे हुए जूते और पत्थर जनान खाने की ओर फेंकने लगे। बाहर पहरा देते सिपाहियों को भी कुछ जूते पत्थर लगे। लिहाजा जेल की गार्द ने ड्योढ़ी की छत पर चढ़कर 6 राउंड गोलियों के फायर किए, जिस पर लोग दहशत ज़दा होकर नीचे उतर आए। लेकिन अपनी अपनी कोठरियों में उनका शेख मुजीब को गालियां देना बदस्तूर जारी रहा। इस पर दरोगा चौधरी नसीर ने जेल का राउंड लगाया और कैदियों से कहा, आप लोग इत्मीनान से रहें, शेख मुजीब को यहाँ फांसी देने के लिए लाया गया है। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी कैदियों ने मारे जोश और खुशी में या अली के नारे लगाने शुरू कर दिए। शेख मुजीब की एक झलक देखने की हमारी लालसा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती थी। मन चाहता था कि उस शेरे बंगाल के दर्शन करें जिसने भूख, गरीबी और जुल्म सितम की चक्की में पिसती कौम को जगा कर रख दिया और हंसते हंसते अपने परिवार की बलि चढ़ा दी। यहाँ तक कि इसी खबर के अनुसार मुजीब की गिरफ्तारी के वक्त उसके बेटे को भी गोली मार दी गई थी। सिर्फ उसकी बेटी हसीना शेख जिंदा बची थी। हाँ, तो इतने कड़े पहरे में शेख मुजीब की झलक देखना तो नामुमकिन सी बात थी। वैसे जब हम गोदाम से अपना राशन लेने जाते थे तो उसके रसोइये से मुलाकात हुआ करती थी। वह भी शेख मुजीब के लिए राशन लेने आया करता था। तब हम दो उससे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई अधिकारी होता था। लेकिन गोदाम का मुंशी उससे ताना मारकर पूछ लिया करता था कि गद्दार मुजीब का क्या हाल है, और वो बतलाया करता था कि शेख साहब तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनका दिमागी संतुलन कायम है। वो अभी भी यही कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ बंगालियों के हकूक़ के लिए लड़ता रहूँगा। एक बार हमारी बैरक में दरोगा फजलदाद नंबरदार के साथ आया। बोला, 8 हिंदुस्तानी कैदी बाहर निकाल लो। सभी कोठरियाँ खुलवाने की बजाय उसने पहली 2 कोठरियों के कैदी ही बाहर निकाले। हमें ये नहीं बतलाया गया था कि हमें क्या करना है। उसने हमें अपने पीछे पीछे आने को कहा। जब वो हमें जनान खाने के सामने ले आया जहाँ शेख मुजीब कैद थे तो हमारी हैरानी की हद नहीं रही। हमें खुशी हुई कि शायद हम मुजीब को देख पाएंगे, लेकिन उस वक्त मन निराश हो गया जब हमने देखा जनान खाने के कमरे के लोहे वाले जंगले के बाहर लकड़ी के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। फजलदाद ने हमें हुक्म दिया कि तुमको यहाँ पर एक 8 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। हम फ़ौरन भाप गए। आज रात शेख मुजीब को फांसी दी जाएगी और हम उस शख्स की कब्र खोदने लगे। हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछते, ये कब्र यहाँ किसके लिए खुदवाई जा रही है। पाकिस्तानी कैदियों को कब्र खोदने के लिए नहीं बुलावा गया।
कहीं खबर जेल से बाहर ना पहुंच जाए। रात 9 बजे तक हम कब्र तैयार करके वापस आ गए और अपनी अपनी कोठरियों में दम साधे उस मनहूस घड़ी का इंतज़ार करने लगे जिसमें बंग बंधु शेख मुजीब को फांसी दी जानी थी। हमारे कान फांसी घर की तरफ चिपके थे, मगर सारी रात कोई हरकत नहीं हुई। लगता था फांसी देने की कार्रवाई शायद रोक दी गई थी, लेकिन दिल ही दिल में डर भी रहे थे। इस कौम का कुछ पता नहीं, हो सकता है उन्हें कोठरी में ही गला दबाकर मार दिया हो और गड्ढे में दफना भी दिया हो। सुबह जब कोठरियाँ खुलीं तो कुछ लोग कह रहे थे कि अभी शेख मुजीब जिंदा है और कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर उसी गड्ढे में दफना दिया गया है जो रात को हम खोद कर आए थे। लेकिन अभी सारी कुछ अटकलें थीं। सुबह जब हम लंगर गोदाम पर अपने लिए गुड़ और चने लेने पहुंचे तो वहाँ शेख मुजीब का रसोइया भी उनके लिए चाय पत्ती, दूध और चीनी लेने आया हुआ था, जिससे साफ पता चलता था कि शेख अभी जिंदा है। कहते हैं कि जिस रात मुजीब को फांसी लगने का हुक्म आया उसी रात जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर पाकिस्तान याह्या खान से मुलाकात करके फांसी को रोक देने को कहा। दलील दी कि अगर शेख मुजीब को फांसी दी गई तो बंगाली लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की जितनी फ़ौजें इस वक्त पूर्वी बंगाल में हैं उनमें जवान से लेकर अफसर तक सब बंगालियों के गुस्से की आग में जलकर खाक हो जाएंगे और उनके बच्चे तक मार दिए जाएंगे। लिहाजा याह्या खान ने भुट्टो की सलाह मांगकर शेख मुजीब की सजाए मौत रुकवा दी। अगले दिन शाम को फिर हमें कोठरी से बुलवाया गया और वो गड्ढा मिट्टी से पाट देने को कहा गया जो हमने कल ही खोदा था। हमें इस बात की खुशी थी कि कम से कम हम तो इस पाप के भागीदार नहीं बने। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन कायम नहीं रही। जब 15 दिन बाद फिर इसी तरह से निकाला गया और दोबारा गड्ढा खोदने के लिए कहा गया, मगर उस दिन भी शेख मुजीब को फांसी नहीं दी गई। ये अमल 3 बार दोहराया गया और हर बार उनकी फांसी टल जाती। इस तरह गालिबन 4 महीने में शेख मुजीब मियांवाली के जनान खाने में रहे। उनका बंगाली रसोइया उनसे बहुत प्यार करता था। जब हम लंगर गोदाम पर मिलते तो वो उनके बारे में बहुत कुछ बतलाना चाहता, लेकिन इतने संगीन पहरे में उसके लिए ज़बान खोलना आसान नहीं था। और शेख मुजीबुर रहमान की किस्मत तो देखी, वो पाकिस्तान में 4 दफ़ा फांसी लगते लगते बचे। इससे पहले भी वो अगरतला कांड में गिरफ्तार हुए थे। तब भी पाकिस्तानी डिक्टेटर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने उन्हें फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन भुट्टो की नसीहत पर उन्हें छोड़ दिया गया था। बाद में जब बांग्लादेश बना तो ये उसके सदर बने, लेकिन किसी के ख्वाब में भी नहीं था कि जिस कौम के लिए उन्होंने अपना परिवार खतरे में डाला, अपनी जान खतरे में डाली, जेल और ज़िल्लत बर्दाश्त की, वही कौम उनको एक दिन बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देगी। मुजीब के बांग्लादेश सदर की हैसियत से कत्ल होने के कुछ महीने पहले हमारी हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग को बांग्लादेश की फ़ौज में होने वाली बगावत की बू मिल गई थी। जिस वक्त सदर बांग्लादेश मुजीबुर रहमान के कत्ल का प्लान बनाया जा रहा था, उसी वक्त सैनिक मंडली की मीटिंग में हमारा एक खरीदा हुआ अफसर भी था, जिसने मीटिंग की कार्रवाई के नोट्स एक छोटी सी स्लिप पर तोड़ मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। इसे बाद में हमारे एजेंट ने वहाँ से खिसका लिया और खबर दिल्ली पहुँच गई कि शेख मुजीब जल्द ही फ़ौज के हाथों मार दिए जाएंगे। इस पर हमारी गुप्तचर संस्था रॉ ने चीफ RN का एक पान बेचने वाले का वेश धरकर बांग्लादेश पहुँचे। उन्होंने शेख मुजीब से भेंट की, उनको आने वाले खतरे से आगाह किया। शेख मुजीब हंसे और कहने लगे, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे बेटे हैं, मुझे नहीं मार सकते। हिंदुस्तानी हुकूमत ने शेख मुजीब को खतरे से आगाह करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की फ़ौज के चीफ ज़िया-उर रहमान के हाथों ख़ानदान समेत कत्ल करवा दिए गए। आज भी मेरी नज़रों के आगे तैरते हैं वे दिन जब शेख मुजीब मियांवाली जेल में कैद थे। उनके लिए फांसी के फंदे तैयार किए जाते, कब्र खोदी जाती। दुश्मनों के हाथों तो वो नहीं मरे, लेकिन अपनों के ही हाथों मारे गए। सच कहते हैं, भाग्य के भेड़िए इंसान को सारी उम्र दौड़ाते हैं, थकाते हैं, और जब उसकी घड़ी आ जाती है तो वो उसे फाड़ कर खा जाते हैं। 1971 की जंग की रातें। बांग्लादेश में हालात बिगड़ चुके थे और इधर पाकिस्तान में भी जंगी तैयारियां जोरों पर थी। मियांवाली का हवाई अड्डा जेल के बिल्कुल पिछवाड़े था।
वहाँ से हर रोज़ पाकिस्तान के मिराज जहाज़ उड़ा करते थे। साथ में चीनी जहाज़ों के दस्ते भी मियांवाली के करीब ही सकेसल के हवाई अड्डे से उड़ान भरा करते थे। लगता था कि पश्चिम सरहद पर भी फ़ौजों की टक्कर होने वाली है। मियांवाली के लोग अधिकतर जंगली पठान हैं। उनमें या तो लोग जुर्म और डाकाजनी वगैरह का पेशा अख्तियार करते हैं या फ़ौज में भर्ती होते हैं। कैदियों के मुलाकातियों से भी पता चलता था कि उनके फ़ौजी रिश्तेदार सरहद पर भेज दिए गए हैं। सर्दी पड़नी शुरू हो गई। जब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी आराम से गुजर गए तो हमने सोचा कि जब से ये अस्तित्व में आए हैं, सरहद पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फ़ौजों का तनाव और जमाव तो हमेशा की बात रही है। इनमें जंग की बात हमेशा ही चलती है। सरहद पर फ़ौजों ने जरा सी हरकत की, लोग कहने लगते हैं कि जंग होने जा रही है। लेकिन 1 दिसंबर को बाकायदा लोगों को ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दी जाने लगी। 3 दिसंबर को हम जब रात अपनी कोठरियों में बंद हुए तो भी हमें इस बात का यकीन नहीं था कि पश्चिमी सीमा पर भी जंग शुरू हो जाएगी। रात तकरीबन 3 बजे हवाई जहाज़ों की गड़गड़ाहट से हमारी नींद खुली। मैंने कैनबरा हवाई जहाज़ की आवाज़ पहचान ली थी। ये हमारा भारतीय बमबार है। मैंने अपने साथियों से कहा, हमारे बमबार आ गए हैं। इस पर मेरा साथी सोहनलाल बोला, क्या बकवास करते हो, ये पाकिस्तानी जहाज़ है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी उसके मुंह से ये लफ्ज़ पूरे निकले भी नहीं थे कि हमने लाइट गन्स की आवाज़ सुनी। ये पाकिस्तान की हवामार तोपें थी जो हवाई अड्डे के चारों ओर लगी थी। एक साथ 12 तोपें फायर कर रही थी। उधर कैनबरा ने मियांवाली हवाई अड्डे पर बमबारी शुरू कर दी थी और उसके साथ आए नेट जहाज़ नीची उड़ान करके हवामार तोपों के अमलों पर मशीन गन से गोलियां बरसाने लगे थे। कैनबरा की बमबारी से जेल की कच्ची दीवारें हिल गई। छतों पर चिड़ियों ने जो घोंसले बनाए थे वो घोंसले समेत हमारे ऊपर आ गिरे। इस पर हमारे एक साथी रघुवीर सिंह ने अंदर से ही नारा लगाया, इंडिया जिंदाबाद। मैंने लपक कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बेटा खामोश है, नहीं तो ये साले मूर्ख पठान हम सबको सुबह तक मुर्दाबाद बना देंगे। हवामार तोपें खामोश हो चुकी थीं। सुबह हम सबकी बड़ी ज़बरदस्त तलाशी हुई। दरोगा फजल दाद की मौज आ गई। वो हमारे कनस्तरों में से गुड़, चीनी, पत्ती, सिगरेट सब कुछ निकाल कर घर ले गया। बोला, तुम रात को सिगरेट जला जला कर अपने हवाई जहाज़ों को इशारा करते रहे हो। उसके इस बहाने पर हमें हंसी भी आ गई। ये तर्क माल हड़पने के लिए था, वरना कौन ऐसा मूर्ख है जो बमबारी करते जहाज़ के आगे आग जलाकर खुद अपनी मौत को बुलाएगा। अब तो हमारे जहाज़ 2-2 घंटे बाद चक्कर लगाने लगे। मियांवाली और सकेसल का रनवे बिल्कुल तबाह कर दिया। हमारे जहाज़ इस तरफ मंडराते रहे जैसे ससुराल में घूम रहे हों। उधर रेडियो पाकिस्तान पर उसकी फतह की खबरें प्रसारित होती हैं। जब मैंने रेडियो पाकिस्तान को ये कहते सुना कि वे फ़िरोज़पुर बॉर्डर में 25 मील अंदर पहुंच गए तो मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि मेरा घर बॉर्डर से केवल 5 मील की दूरी पर है। गालिब का शेर पढ़कर मन को तसल्ली दी। कफस में मुझसे रुदादे चमन, कहते ना डर हमदम, गिरी थी जिस पे कल बिजली, वो मेरा आशियाँ क्यों हो। लेकिन हमें कैदियों के मुलाकातियों द्वारा बतलाई हुई सच्ची खबरें भी हासिल होती रहती थीं। पता चला कि हमारी फ़ौजें सियालकोट के इलाके से 60 मील तक घुस आई हैं। कराची के बंदरगाह में हमारी समुद्री फ़ौजों ने तो तबाही मचा दी है। पाकिस्तान की पनडुब्बी काजी तहस नहस कर दी गई है। पाकिस्तानी खुद कहते थे कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत है कि पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हर रात जब हम कोठरियों में बंद होते तो हमारी जानें 2 तरफ सूली पर टंगी होती। इधर तो फिक्र ये है कि कहीं हम अपने ही जहाज़ों की बमबारी का शिकार ना हो जाएं। जेल की बैरकों पर मंडराते भारतीय जहाज़ और कोठरियों पर लगे हुए ताले, किसी मुसीबत के वक्त हम भाग कर कहीं छुप भी नहीं सकते। जब बमबारी होती तो दीवारें थर थर काँपने लगती। मियांवाली का हवाई अड्डा बिल्कुल जेल के पिछवाड़े था, इसलिए जेल किसी भी वक्त बमबारी का शिकार हो सकती थी। मज़े की बात ये थी कि हमें मशक्क़त से छुटकारा मिला हुआ था। सारे दिन गप्पे लड़ाने के सिवाय कोई काम नहीं होता था। दिन में तो कोठरियों के ताले खुले रहते और हम बाहर बैठे जब अपने जहाज़ों को आते देखते तो खुशी से नाचने लगते। उस समय पाकिस्तानी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में पनाह मांग रहे होते। कितनी अजीब बात थी कि मौत उनके सर पर भी मंडरा रही थी और हमारे सर पर भी,
लेकिन एक हम थे कि ठाके लगा रहे थे, कि एक वो थे कि जान बचा रहे थे। वरना जहाज़ों में बैठे हिंदुस्तानी हवाबाजों को क्या मालूम था, जहाँ वो बमबारी कर रहे हैं वहीं कहीं उनके अपने हिंदुस्तानी भाई भी बैठे हैं। गला किसका कटा और कैसे कटा, तलवार क्या जाने। वे बम और गोलियां बरसाते और चले जाते, और हम हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखते रह जाते और उनके दोबारा आने का इंतज़ार करते कि वो फिर आए और बम बरसाएं। एक बार दिन के 11 बजे दरोगा फजल दाद और मालिक अता मोहम्मद हमारी बैरक में चक्कर लगाने आए। अभी वो चक्कर काट ही रहे थे कि हमारे हवाई जहाज़ आ गए। मलिक अता मोहम्मद जवान था। वो तो छलांग मारकर बैरक से बाहर बने चक्कर के मोर्चे में जा घुसा। हमने अपनी बैरक में कभी मोर्चा खोदने की सोची भी नहीं थी। बेचारा मोटा फजलदाद छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा। इधर उधर भागते हुए 2-4 बार गिर भी गया। हमारी हंसी छूट गई। वो एक बार तो हमारी कोठरी में घुसा, परंतु जब बमबारी से दीवारें कांपने लगी और उसे यूं लगने लगा कि शायद छत उसके ऊपर ही आ गिरेगी, तो वो वहाँ से भी भागा और आहते में बनी पक्की टट्टियों में दुबक गया। हंसी के मारे हमारा बुरा हाल था, लेकिन हम हंस नहीं सकते थे क्योंकि हमें इसकी खबीस तबीयत का पता था। वो अपनी परेशानी का गुस्सा हमारे ऊपर निकालेगा। जहाज़ जाने के 10 मिनट बाद वो अपनी खिसकती हुई पैंट को ऊपर करता हुआ निकला। उसकी हालत देखने के काबिल थी। हमें सिगरेट और चाय की बड़ी तंगी आ गई थी। कभी कोई साथी दूसरी बैरक से अधजले सिगरेट के टुकड़े उठा लाता। हम टुकड़े को पत्ते से लपेट कर लाइन में बैठ जाते और बारी बारी कश लगाते। किसी को एक कश से ज़्यादा खींचने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई गलती से दूसरा कश खींच लेता तो फ़ौरन दूसरी ओर से उसे माँ बहन की गालियों की बौछार कर देते। चाय तो और भी मुसीबत थी। हम कीकर और टाली के पेड़ के छिलके उतारते, पतीली में डालकर गुड़ और पानी मिलाकर उबालते, फिर उस काढ़े को चाय समझकर चुस्कियाँ भरते। इसका भी एक अपना स्वाद था, अपना मज़ा था। आज भी कई बार चाय पीता हूँ और उबला हुआ काढ़ा आंखों के सामने आ जाता है। जीभ उसके स्वाद से सन जाती है, और जब किसी को आधे से कम जली हुई सिगरेट फूंकते देखता हूँ तो उन सिगरेट के टुकड़े याद आ जाते हैं। रात को तो और भी मुश्किल होती थी। माचिस हम अपने पास रख नहीं सकते थे, लेकिन हमने ऑटोमेटिक लाइटर बनाए हुए थे। कच्चे सूत को जलाकर हम पॉलिश की डिब्बियों में रख लेते थे। लाइटर पत्थर हमने मंगवा लिए थे। एक लकड़ी में छोटा सा सुराख करके उसमें पत्थर फंसा दिया जाता था। जब ब्लेड की किनारी उस पत्थर से घिसी जाती तो उसमें से चिंगारी निकलकर जले हुए सूत पर पड़ती और वो दहकने लगता। हम मज़े से सिगरेट जलाकर डब्बे बंद कर देते और वो अपने आप ही बुझ जाता। फिर सिगरेट जलाने के बाद सिगरेट पीना तो और भी मुसीबत थी। कोठरी के कोने में जहाँ पेशाब करने के लिए कंबल ताना हुआ था, हर कोई बारी बारी जाता और कश लगाकर अपनी जगह पर वापस आ जाता। हाँ, सिगरेट के टुकड़े को पीने में बड़ी असुविधा होती थी। इसके लिए हमने एक और तरकीब निकाली। 9-9 इंच लंबे कागज़ के चुरुट तैयार करते और टुकड़ों पर तंबाकू निकालकर उसमें भर देते। इस प्रकार हमारे अहाते में एक कोठरी टोटा फैक्ट्री बन गई। बैरक के बाहर कैदी झाड़ू देते और ये टुकड़े इकट्ठे करके ले जाते, और फिर बैरक के बाहर कैदी झाड़ू देते और ये टुकड़े इकट्ठे करके ले आते। फिर उस कोठरी में चुरट तैयार किए जाते। हर कोठरी को रात को 2 चुरट पीने को मिलते थे। जब भी कभी अकेले में मैं सिगरेट का दम लगाता हूँ और सिगरेट बुझाता हूँ तो 71 की वे रातें अक्सर मुझे याद आ जाती हैं। मुल्तान को चालान। जंग शुरू हुए 10वां दिन था। 13 दिसंबर की सुबह ही हुक्म आ गया कि तमाम हिंदुस्तानी कैदियों को मियाँ वाली जेल से मुल्तान तब्दील कर दिया जाए। गार्ड हमें लेने आ पहुँची थी। हमें बेड़ियाँ पहनाई गईं। 2-2 आदमियों के दाएं बाएं हाथ में एक ही हथकड़ी लगा दी गई। इस तरह हमें 2-2 करके इकट्ठा बांधा गया। बंधे हुए हाथों से कनस्तर उठाना बड़ी मुश्किल थी, लेकिन जेल की ड्योढ़ी से निकले तो ये देखकर खुश हो गए कि हमारे लिए 2 स्पेशल बसें आई हुई थी। साथ में गारद का स्पेशल इंतज़ाम था। हमारे कुछ साथियों ने जेल में अपने बाल बढ़ा लिए थे। उन्होंने बड़ी शान से सिखों वाले ढंग से पगड़ियाँ बांधी हुई थी। हमने उनको रोका भी कि वो गोल मोल पगड़ी बांध लें। लोगों के जज्बात का कुछ पता नहीं, ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई नागवार घटना पेश आए, लेकिन वो नहीं माने। चुनाचे हमें बसें लेकर चल पड़ी। हम सुबह 10 बजे रवाना हुए।
जेल से 2 बसें चली ही थीं कि हिंदुस्तानी जहाज़ अटैक करने आ गए, इसलिए बसें दरख्तों के नीचे खड़ी कर दी गई। जेल में तो पहले ही हम हिंदुस्तानी जहाज़ों के हमले देख चुके थे, लेकिन जेल की चारदीवारी के बाहर उनका अटैक देखने का ये हमारा पहला मौका था। देखा, बस ड्राइवरों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए और वे जल तू जलाल तू का पाठ करने लगे। यही हाल उन गरीब सिपाहियों का था जिनके पेट में बंधी पेटियों में हमारी हथकड़ी की जंजीरें बंधी थीं। हमने उनसे कहा, इतना डरने की क्या बात है, हम भी तो आखिर तुम्हारे साथ हैं। तुम तो साले पहले ही मरे हुए हो, तुम्हारे लिए तो मौत निजात होगी, लेकिन हमें तो यहाँ अपने बीवी बच्चों की फिक्र है ना। बात बढ़ाना बेकार था, हम खामोश हो गए। हमें मियाँ वाली रेलवे स्टेशन पर धमाके सुनाई दिए। वहाँ से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दे रही थी। गाड़ी को आग लग गई थी। जहाज़ सही सलामत बमबारी करके लौट गए थे। और मज़े की बात तो ये कि हमने इन 10 दिनों में पाकिस्तानी हवाई अड्डे मियाँ वाली और सकेसर से एक भी जहाज़ को उड़ान भरते नहीं देखा। या तो जहाज़ बमबारी की जद में आ गए थे या हवाई अड्डे के रनवे तबाह हो चुके थे। अगर वो थोड़ा बहुत मेहनत करके रनवे को ठीक भी करते तो उतनी ही देर में हिंदुस्तानी जहाज़ दोबारा पहुंचकर फिर तहस नहस कर देते। हम खड़े खड़े स्टेशन का मंजर देखना चाहते थे, लेकिन तभी गार्ड कमांडर ने कूच करने का हुक्म दिया और बसें चल पड़ी। हमें 8-10 घंटे का लंबा सफ़र तय करना था। बसें बिना रुके आगे बढ़ी जा रही थी। मुल्तान से थोड़ा इस तरफ, जहाँ तक मुझे याद है, इस जगह का नाम आजमगढ़ या कुछ इससे मिलता जुलता नाम है का इलाका है। यहाँ का आम बहुत मशहूर है। हमने रास्ते में बहुत बार गार्ड कमांडर से कहा कि वो बसें रुकवाकर हमें पेशाब वगैरह करने दे, लेकिन वो नहीं माना। आजमगढ़ पहुंचकर खुद सिपाहियों को तलब हुई तो उन्होंने बसें फ़ौरन रुकवा दी। चाय के होटल वाला बहुत नेक आदमी था। उसे जब पता चला कि हम हिंदुस्तानी हैं तो उसने अपनी तरफ से चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने पतीले में चाय का पानी डाल दिया और चीनी भी डाल दी। अभी पानी उबला भी नहीं था कि बसों के चारों तरफ लोग जमा होने शुरू हो गए। और जब इन्होंने हमारी बसों में कुछ कैदियों को सिखों वाली पगड़ियाँ बांधे देखा तो वो समझे कि हमें अभी अभी बॉर्डर से कैद करके लाया गया है। चुनाचे उन्होंने बड़े जोश के साथ या अली के नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ सिरफिरे तो बसों पर पत्थर भी मारने लगे। इस पर गारद ने अपनी चाय पीनी बीच में ही छोड़ी और भागकर बसों में आ गए। एक सिपाही का जुमला अभी तक याद है, जो उसने लोगों को बंदूक का बट मारते हुए कहा था, साले कुत्ते के पुत्र, वहाँ तो बॉर्डर से पीछे भागते हैं और यहाँ इन निहत्तों पर या अली करके पत्थर बरसाते हो। फ़ौरन ही बसें दौड़ पड़ी और लोगों को परे धकेलते हुए सिपाही भागकर उनमें चढ़े। शाम 5 बजे हम मुल्तान जेल के दरवाजे पर थे। मुल्तान जेल पाकिस्तान की सबसे सख्त जेलों में से गिनी जाती है। यहाँ का दरोगा जहांगीर हुतियाना बहुत वहशी, संगदिल, जाबर किस्म का जालिम इंसान था। कहते हैं एक बार जेल में ड्योढ़ी में लंगर गोदाम का राशन लाने वाले गड्ढे में जुता हुआ सांड रंभाया तो उसने उसे 30 बेंत लगवा दिए थे। 2 कैदी उसके बार बार बेंत लगवाने पर भी नहीं सुधरे थे। इसने उनको लंगूर के तंदूर में जिंदा डलवा कर उन्हें फरार करार दे दिया था। इंक्वायरियाँ होने पर भी उनका कत्ल साबित नहीं हो पाया था। हमारे कैदी दुआ करते थे कि उनका मोहम्मद जहांगीर लुधियाना से पाला ना पड़े, लेकिन जिस बात का डर था वही सामने आई और हम खूंखार के सामने थे। जेल की ड्योढ़ी में हमारी कड़ी तलाशी ली गई, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो पकड़ा जाता। नंबरदार यहाँ पर हमें मुल्तान की बैरक नंबर 3 फांसी पहरे में बंद कर गए। ये सारी की सारी जेलें 2 मंजिला और पक्की हैं। जंग अभी जारी थी और कैदी लोग अपनी अपनी कोठरियों में बंद रहते थे। सारी जेल में झाड़ू और पोंछा लगाने का काम हम हिंदुस्तानी कैदियों के जिम्मे था। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बैरकों में 2-2 कैदी झाड़ू और पोंछा लगाने जाते थे। यहाँ हमारे लाख कहने पर भी हिंदुस्तानी कैदियों को अलहदा रोटी पकाने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तानी कैदी ही हमारे लिए दाल बना कर लाते। बहुत बार वो शरारतन हमारे उसमें गोश्त की हड्डियाँ डाल देते। इससे पहले भी बहुत बार कैदियों ने इसके बारे में शिकायतें की थी, लेकिन जहांगीर लुधियाना जैसा हुतियाना जैसे बेरहम के सामने उनकी सारी शिकायतें बेमानी थी। हम बैरक की ऊपर वाली कोठरियों में थे और सजाए मौत के कैदी हमारी नीचे वाली कोठरियों में। हमें उनसे बात करने की इजाज़त नहीं थी।
अगर कोई नंबरदार किसी कैदी को बात करते देख लेता तो उसकी मुसीबत आ जाती। हमारे साथ एक कैदी अमृतसर के पंडित सीताराम हुआ करते थे। नाम तो उनका कुछ और ही था, शायद जयराम या लक्ष्मणदास, मैं भूल गया हूँ। हमें आए 5 दिन हो चुके थे। छठे दिन हमने सुना कि बांग्लादेश के पाकिस्तानी फ़ौजों ने हथियार डाल दिए हैं। याहा खान जनरल गुल हसन और जनरल टिक्का खां के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है और देश की बागडोर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथों में आ गई थी। पाकिस्तानियों की कमर टूट चुकी थी और हमारे प्रति उनकी नफ़रत बहुत बढ़ गई थी। नंबरदार लोग बात बात पर हमें मारने दौड़ते। हुतियाना ने हम सभी को मूंज कूटने पर लगा दिया। मूंज को आते हुए चौथा दिन था कि हुतियाना दौरे पर आ गया। अभी वो बैरक में दौरा कर ही रहा था कि पंडित सीताराम माँ बहन की गालियाँ देते हुए मूंज कूटने वाली मुंगरी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। उसके पैरों में बेड़ियाँ लगी थी। नंबरदार ने डंडे मार मार कर ज़मीन पर गिरा दिया, लेकिन वो मार खाते हुए भी हुतियाना को माँ बहन की गालियाँ देते रहे और कहते रहे, तुम साले दल्ले, हमें दाल में हड्डियाँ खिलाते हो, ऊपर से मूंज कुटवाते हो। 3 दिन तक सीताराम की जमकर पिटाई होती रही। मार खा खा कर जब वो बेहोश हो जाता तो पानी की हौदी में डाल दिया जाता। उसको नंबरदारों ने बहुत समझाया कि वो हुतियाना से माफ़ी मांग ले, लेकिन वो नहीं माना। उसकी किस्मत अच्छी थी कि तभी चंद लोगों को मुल्तान से मियांवाली में जाने का चालान आ गया था, जिसमें उसका भी नाम था। हमारे साथी मियांवाली जा चुके थे। जालिम जहांगीर हुतियाना के जुर्म बर्दाश्त करने के लिए हम पीछे रह गए थे। मुल्तान जेल में सुरंग। हमारे साथी मियांवाली जा चुके थे। पीछे सिर्फ 8 हिंदुस्तानी कैदी मुल्तान में रह गए। हमारी बैरक के नीचे फांसी वाली कोठरियों में तकरीबन 127 पाकिस्तानी कैदी थे जिन्हें सज़ाए मौत दी गई थी। जब 71 की जंग चल रही थी तो सज़ाए मौत के कैदियों की फांसी रोक दी गई, लेकिन जंग बंद होने के बाद फिर लोगों को फांसी पर लटकाने के हुक्म आने लगे। वैसे भी कैदी जहांगीर हुतियाना जेल दरोगा के जुर्म से तंग आए हुए थे। जेल में उस वक्त डाकू मोहम्मद खान भी था। उसको 7 मुकदमों में फांसी की सज़ा थी। उसका बचना नामुमकिन था, इसलिए उसने जेल से फरार होने का प्लान बनाया। जंग के दिनों में जेल की तलाशी लेने वाला अमला कुछ लापरवाह हो गया था। पहले तो उसने पिस्तौलों के हिस्से जमे हुए घी के नीचे छुपाकर अपने मुलाकातियों के जरिए अंदर मंगवाए, फिर जोड़कर काम करने लायक पिस्तौल बना लिए। अब जेल में ये हालत थी कि हर 5वें कैदी के पास पिस्तौल था। चाकू छुरा तो तकरीबन सबके पास ही था। एक दिन एकदम से सभी बैरकों के कैदी जेल अमले पर चाकू लेकर टूट पड़े और जेल में पिस्तौल के हवाई फायर होने लगे, तो जेल दरोगा जहांगीर हुतियाना हक्का बक्का रह गया। अब जेल के अंदर पूरी तरह कैदियों का राज था और जेल के बाहर पुलिस का। कैदी लोगों ने लुहार खाने में अपना बेड़ियाँ और जंगले काट काट कर उनसे लोहे के नेज़े, भाले और कमान तैयार कर लिए थे। अब मुल्तान जेल कैदियों के लिए एक किला बन गई थी, जिसके अंदर वो पूरी तरह सुरक्षित थे। जेल वालों ने कैदियों को तंग करने के लिए जेल के अंदर भंगी भेजने बंद कर दिए। इस पर कैदी लोग 10-10 की टोलियों में जेल के दरवाजे के पास जाकर टट्टी पेशाब करने लगे। वहाँ इस कदर बदबू फैल गई कि दफ्तर वालों का दफ्तर में बैठना मुहाल हो गया। जेल वालों ने कैदियों की मुलाकातें भी बंद कर दी। आखिरकार तंग आकर जेल अमले ने खुद ही वहाँ सफाई करवाई और भंगी भेजने शुरू कर दिए। कैदियों के मुलाकातियों का लाया हुआ सामान भी अंदर पहुँचने लगा। बैरक में सजाए मौत के कैदियों ने हिंदुस्तानी कैदियों से सलाह की कि सुरंग बनाई जाए। ये काम इस तरीके से होना चाहिए कि उस बैरक के अलावा बाहर के किसी कैदी को कान खबर ना हो। बैरक नंबर 3 फांसी पहरा में कैदियों के लिए ड्रामा दिखाने की स्टेज थी और स्टेज के सामने 300 फीट लंबा 200 फीट चौड़ा ढलानदार चबूतरा बना हुआ था। इस पर कैदी लोग बैठकर ड्रामा देख सकते थे। स्टेज के पास ही मेकअप के लिए ग्रीन रूम भी था। कैदियों ने उसी ग्रीन रूम से सुरंग लगाने का इरादा किया। सुरंग लगाने का काम जम्मू के रहने वाले हिंदुस्तानी कैदी राजेंद्र, फिरोजपुर के अशोक, अमृतसर के चरण सिंह धुलर, तिलक राज जोशी वगैरह 12 कैदियों के जिम्मे सौंपा गया। तय किया कि सुरंग मुकम्मल होने पर सभी हिंदुस्तानी कैदी पाकिस्तानी कैदियों को लेकर भारत बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब सुरंग का काम शुरू हो गया। 2 आदमी खुदाई करते, 2 मिट्टी हटाते।
इस तरह 4-4 घंटे की बारी में 3 टोलियां काम करती थीं। सुरंग से निकलते हुए मिट्टी स्टेज के सामने बने चबूतरे पर बिछा दी जाती। हिंदुस्तानी कैदियों की खूब सेवा होती। सजाए मौत के कैदी उनके लिए अपने मुलाकातियों के जरिए मुर्गा, मीट, जर्दा, पुलाव, हलवा, मिठाई सब मंगवाते। सुरंग खोदते खोदते करीब 15 दिन हो गए थे। जेल 1.25 महीने से आज़ाद थी। दुनिया की जेलों के इतिहास में ये पहला मौका था कि कोई जेल इतने लंबे अरसे तक आज़ादी में रही हो और कैदी 1.25 महीने खुले रहे हों। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि घटना उस दरोगा की हुकूमत में हुई जो पाकिस्तान का सबसे जालिम दरोगा माना जाता है। सुरंग 120 या 125 फीट खोदी जा चुकी थी और अब जेल के बाहर खेतों के बीच सुरंग का दहाना बन गया था। उस पर पत्थर रखकर दिन में वो वापस आ गए। सुरंग बनाने का काम डाकू मोहम्मद खान की देखरेख में हुआ था। उस दिन फांसी पहरे की रौनक देखने लायक थी। खूब भंगड़ा डाला जा रहा था, गाने गाए जा रहे थे। टीनों में जो कुछ राशन वगैरह बचा था आज ख़त्म कर देना चाहते थे। रात 2 बजे चांद छुपने के बाद सबको फरार होना था और हिंदुस्तान चले जाना था। इसी बीच डाकू मोहम्मद खान अपने किसी मुलाकाती से मिलने ड्योढ़ी गया और तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आ गया। सब लोग 8 बजे नींद लेने के लिए लेट गए क्योंकि रात को मीलों लंबा सफ़र तय करके बॉर्डर पार करना था। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। दिल में खुशी भी थी और खौफ भी, कहीं फरारी नाकामयाब ना हो जाए। अचानक देखा कि 1:45 बजे ही जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर, जिसे कोर्ट मौका कहते हैं, हाई पावर की बिजली की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। कैदियों के दिल धड़क उठे। ये क्या हुआ? लगता था जेल अधिकारियों को फरारी के प्लान का पता लग गया। गद्दार कौन हो सकता है? कैदी लोग बैरकों में से निकल कर बाहर आ गए। कहने लगे, आज कैदियों में और पुलिस में आखिरी जंग होगी। किसी को ये बात ख्वाब में भी नहीं आई कि डाकू मोहम्मद खान, जिसको 7 मुकदमों में सजाए मौत थी, बाहर जाकर गद्दारी कराया होगा। फ्रेश लाइट के साथ साथ जेल की 4 दीवारी पर लाइट मशीन गनें भी नजर आने लगी। फिर माइक पर कैदियों को वार्निंग दी गई। हर कोई हर किस्म का हथियार बाहर फेंक कर अपनी अपनी कोठरी में आराम से बैठ जाए। जिसने भी हुक्म अदुली की उसे गोली मार दी जाएगी। 3 बजे जेल का फाटक धड़ाक से खुला। पाकिस्तानी फ़ौज की 2 रेजिमेंट्स, शायद 9 बलोच और 13 पंजाब, गोलियां चलाती हुई जेल के अंदर घुसी। कैदियों के होशो हवास पहले से उड़े हुए थे। 303 और LMG की राइफल के सामने चाकू और पिस्तौल की क्या औकात। फिर भी कुछ कैदियों ने बैरक की छतों पर पिस्तौल से गोलियां चलाईं। फ़ौज अब हर बैरक में दाखिल हो चुकी थी। जो भी कैदी सामने पड़ता उसे भून कर रख दिया जाता। कैदियों को कोठरियों से घसीट कर उनके हाथ पांव तोड़ दिए। जहांगीर हुतियाना की बदली हो चुकी थी और इस वक्त ऑपरेशन की अगुवाई हाजी इफ्तिखार खां कर रहे थे। तकरीबन 157 आदमी गोली से भून दिए गए। 262 लोगों के हाथ और पांव तोड़ दिए गए। जेल में बगावत फैलाने वाले लोगों की लिस्ट मोहम्मद खान के जरिए जेल अधिकारियों के पास पहुंचाई जा चुकी थी। लिहाजा एक एक को नाम लेकर हुक्म दिया जाता। कैदी मोहम्मद अजीज़ 3 मिनट के अंदर अंदर दोनों हाथ ऊपर करके बैरक से बाहर पहुंच जाए, वरना बैरक में आकर उसे गोली मार दी जाएगी। जब कैदी दोनों हाथ खड़े करके बाहर पहुंचता तो पुलिस गार्ड उस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाने लगती और तब तक मारती चली जाती जब तक वो बेहोश ना हो जाता। हाथ और पांव तोड़ने पर खास जोर दिया जाता। फिर उसे घसीट कर जेल के अस्पताल में फिकवा दिया जाता। 8-10 कैदियों के हाथ पांव तोड़कर उन्हें अस्पताल में फिकवाया गया, लेकिन बाद में सोचा गया कि उनको जान से ही मार देना चाहिए। अस्पताल से घसीट कर बाहर लाया गया और गोली मार दी। हर बैरक में हर कैदी की बारी बारी से पिटाई हो रही थी। नीचे की बैरकों से निपट कर ऊपर वाली बैरकों के नंबर आया। जब पुलिस गार्ड हिंदुस्तानी कैदियों को बाहर घसीटने लगी तो हाजी इफ्तिखार खान ने उसे रोक कर दिया। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। सारे शरीफ कैदी हैं, मेरे साथ लाहौर रह चुके हैं। इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस पर उसके डिप्टी दरोगा ने कहा, जनाब, बैरक में सुरंग तो इन्हीं लोगों ने लगाई है। तो वो बोला, सब बकवास है, मैं इसे नहीं मानता। चुनाचे पुलिस हिंदुस्तानी बैरक से नीचे उतर आई। किसी हिंदुस्तानी को थप्पड़ तक नहीं मारा गया। हिंदुस्तानी कैदियों को बाद में जेल की सफाई करने का हुक्म दिया गया। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। लाशें उठवाई जा चुकी थीं।
हर बैरक, हर कोठरी से रोने और कराहने की आवाज़ें आ रही थी। हाजी इफ्तिखार ने उस सुरंग को भी देखा। पुलिस और प्रेस वालों ने उसके फ़ोटो खींचे। लगातार 2 दिन तक दुनिया भर के रेडियो स्टेशनों पर मुल्तान जेल की सुरंग और मिलिट्री ऑपरेशन की चर्चा होती रही। मिलिट्री ऑपरेशन के 3 दिन बाद पाकिस्तानी वज़ीर जनाब कौसर नियाज़ी और मोहम्मद अली कसूरी ने जेल का दौरा किया। कैदियों से बगावत की वजह पूछी। जब वे उन बैरकों में गए जहां जेल के नियम तोड़ने वाले कैदी थे, उन्हें कसूरी कैदी कहते हैं, और उनकी दास्तानें सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो। कैदियों ने उन्हें बतलाया कि इन बैरकों में बंद होने वाले हर कैदी की दिन में 3 बार जमकर पिटाई की जाती है। चक्की के पट्टे से बने हुए लंबे लंबे छित्तर उनको मारे जाते हैं। कैदियों ने उनके हाथ पर लकड़ी का बना हुआ वो 9 इंच लंबा एक मोटा नफस रख दिया, नफस यानी कि लिंग शेप का, जो दिन में एक बार तेल लगाकर ज़बरदस्ती कैदियों की बेतुल खला यानी कि उनकी गुदा में घुसेड़ा जाता था। शायद दुनिया के किसी जेल में ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं की जाती होगी जो उस जेल में जहांगीर हुथियाना मामूली मामूली कसूर पर कैदियों के साथ करवाया करता था। इन कसूरी कैदियों में वे कमसिन लड़के भी जनाब कौसर नियाज़ी और महमूद अली कसूरी के सामने पेश हुए, जिन पर जहांगीर हुथियाना ने जेल के भंगी चढ़ा दिए थे। सारे पाकिस्तान में जहांगीर हुथियाना के खिलाफ अखबारों में बवंडर खड़ा हो गया था। कौसर नियाज़ी और महमूद अली कसूरी ने शर्मिंदगी ज़ाहिर की और कहा कि ऐसी हालात में कैदियों की बगावत हक बजानिब थी। यकीन दिलाया कि उसके बाद फिर जेल में ऐसी दास्तान किसी कैदी के साथ नहीं दोहराई जाएगी। कैदियों को नई वर्दियां और नए कंबल दिए गए। बीमारों और ज़ख्मियों का पूरी तरह से इलाज होने लगा और 1 महीने तक किसी कैदी को कोई मशक्क़त ना देने का हुक्म दे दिया गया। उसके बाद हिंदुस्तानी कैदियों का चालान मियाँ वाली जेल भेज दिया गया। यहाँ हम अपने बिछड़े साथियों से मिले और बहुत दिनों तक मुल्तान जेल के किस्से कहानियाँ सुनाते रहे। फिर मियाँ वाली जेल में भगवान का शुक्र है कि मुल्तान जैसी गंदी जेल से हमारा चालान मियाँ वाली जेल में हो गया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह वहाँ भी धीरे धीरे कैदियों का माहौल बिगड़ गया था। जेल में तीतरबाजी, बटेरबाजी, लौंडेबाजी आम हो गई। बात बात पर चाकू चलते, जुआ खेला जाता। कैदी लोग वार्ड्स के और वार्डन्स के गले पड़ जाते। यहाँ एक डकैत गुलाम हसन का राज था। उसने जेल में 12 लौंडे पाल रखे थे, जिनको वो बदल बदल कर अपने साथ सुलाता था। जब कोई कमसिन लौंडा कैदी होकर आता तो जेल के ड्योढ़ी में ही गुरु घंटालों में इस बात पर चाकू निकल जाते कि उसका बिस्तरा किसके साथ लगेगा। अक्सर कैदी लौंडे बदमाश, जेब तराश, उठाए गिरे और रंडियों के दल्ले हुआ करते थे। इन लोगों का जेल के बाहर भी चरित्र कोई अच्छा नहीं होता था कि जेल में होने वाली कुत्ता घसीट का विरोध करते, बल्कि खुश होते थे कि चलो कैद तो आराम से कटेगी। खाने को मुर्गा, मीट, बेहतरीन सब्जियां मिलेंगी और नहाने को बेहतरीन साबुन, तेल, इतर। जेल के बादशाह कहान लोग इनको बीवी की तरह सजा कर रखते। इन्हें जेल की परियां कहा जाता। जिधर से ये गुजर जाते इतर की खुशबू चारों तरफ लहराने लगती। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना नखरा स्कूल और कॉलेज की लड़कियों में भी नहीं देखा जितना इन लौंडों में होता था। रंगदार सब्ज गुलाब, नसवारी सा मोतिया रंग के रेशमी कुर्ते और सलवारें पहने, पट्टेदार बाल बढ़ाए, आँखों में कजरे की धार और मुंह पर पाउडर लगाए, हाथ में तीतर या बटेर पकड़े ये जेल में यूं चला करते जैसे मुग़ल राजाओं के हरम में बेगमें मटका करती थी। और तो और इनकी सलवार के नाड़े भी जालीदार होते, जिनके सिरों पर मोतियों की झालरें लगी होती थीं। हमारी बैरक में हमारे बहुत से हिंदुस्तानी भाई पंडित अश्वनी कुमार, लालचंद, महबूब मसीह, सदाजीत सिंह, मोहम्मद दीन जालीदार नाड़ा बुनने का काम करते और उन पर शानदार मोतियों की झालरें और तिल्ले का काम करते। इनके हाथ का बना हुआ एक एक इज़ारबंद 6 रुपये से लेकर 16 रुपये तक का बिकता। इस तरह हमारी बैरक नाड़ा और प्रांदा बनाने की फैक्ट्री बन गई थी। और तो और जेल के अफसरों की बीवियां बेटियां उनसे हमारे हाथ का बना हुआ नाड़ा और प्रांदा लाने की फरमाइश करती और हम ये बेगार भी पूरी करनी पड़ती। हमारे लोग तकरीबन किसी न किसी फ़न में उस्ताद थे। अफीम और चरस बिकती तो हमारी बैरक में। बाबू मदन गोपाल और मैं दोनों ही जेल में अफीम और चरस बिकवाया करते। हमारे नीचे 4-4, 5-5 आदमी होते जिनका सिगरेट, चाय, साबुन, तेल वगैरह का सब खर्चा हम बर्दाश्त करते। इनके जिम्मे होता था अफीम और चरस की गोलियां छुपाना
और इनको उधर उधर ले जाकर जेल में बेचना। अगर कभी पकड़े जाने पर उन्हें मार भी पड़ती तो वो कभी हमारा नाम नहीं लेते थे। इसके अलावा हम दोनों ज्योतिष और हाथ देखने का धंधा भी करते थे। किसी को बरी कर देते, किसी को फांसी चढ़ा देते। इतने कैदियों में से किसी न किसी पर हमारा तीर तुक्का सही बैठता और वो हमारा मुरीद हो जाता। बदले में घी, चीनी, फल, मिठाई, चाय, सिगरेट और नकद पैसे, जो जिसकी जैसी हैसियत होती, हमारी भीड़ चढ़ाता। ये सब हम अपने चेलों चपाटों में बांट दिया करते। हम लोगों में पंडित ओम प्रकाश और वासुदेव बाल काटने में बड़े माहिर थे। यहाँ तक कि दूसरी बैरक के कैदी पैसे देकर उनसे बाल कटवाया करते थे। फिरोजपुर का बलबीर हमारे जूतों की मरम्मत का कारखाना खोले हुए था। जेल में जिसकी जूती टूट जाती वो भागा भागा हमारे बैरक में आता, बदले में नगद पैसा या सिगरेट मिलते। राजस्थान का हनुमान प्रसाद माना हुआ दर्जी था। वो बिना मशीन के हाथ से गर्म सूट तक सी डालता। उसके हाथ के सिले हुए कपड़ों का मुकाबला मार्केट के दर्जी भी नहीं कर सकते थे। एक बार तो दरोगा ने अपनी बेटी के विवाह में सारे कपड़े उसी से सिलवाए थे। महबूब मसीह नाड़ा बुनने के अलावा कंपाउंडरी भी क्या करता और जेल के अस्पताल से तरह तरह की गोलियां लाकर अपने पास रखे रहता। किसी को पेचिश लगे और रात को आराम मुश्किल हो गया हो तो वो नंबरदार को हमारी बैरक की तरफ दौड़ा देता और मोहम्मद मसीह उसे सल्फागोनाडीन या इंट्रावायोफार्म की गोली दे देता। बुखार में एपीसी, मलेरिया हो तो कुनैन, नींद ना आ रही हो तो बूटा बारबीटोन। गरज की उसके पास हर मर्ज का इलाज था और हमसे हर पाकिस्तानी बना कर रखता था कि ना जाने उसे किस वक्त किस बात की हमसे ज़रूरत पड़ जाए। हमारे लोग अंदर ही अंदर इस कदर अमीर हो गए थे कि उन्होंने वहाँ के लोगों के बीच बैठकर जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। जेल में जुआ अक्सर लूडो खेलने वाले दाने से खेला जाता, जिस पर 6 तक के निशान होते। एक बार एक फड़ में अमृतसर का रहने वाला तिलक राज जोशी 900 रुपये जीत गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो जीतने पर भी उठान नहीं, खेलते ही रहा और आखिर पल्ले से 300 रुपये गवा कर बैरक वापस लौटा। यही हालत पंडित अश्वनी कुमार रुधियाना वाले की थी। जो कुछ भी नाड़ा प्रांदा बुनकर कमाता जुए की नज़र कर देता। इस पर साथी लोगों ने तौबा की। बाबा तख्त मल चोरी में बड़ा माहिर था और अफीम का बड़ा शौकीन। उससे कई बार बैरक में मार भी पड़ी, लेकिन उसकी आदत बन गई। बाबा बूटा मसीह बड़ा कंजूस और खबीस तबीयत का इंसान था। वो अपना माल तो अपने टीन में ताला लगा कर रखता और साथ ही लोगों से कहता, कसम परमात्मा की मेरे पास पीने को एक सिगरेट भी नहीं, और सिगरेट मांगा करता। बाबा तख्तमल अंदरूनी चोर होने की वजह से सबके माल की ताड़ रखा करता था। एक दिन शाम को इसी तरह जब बूटा मसीह हर हिंदुस्तानी कैदी से सिगरेट मांगकर इकट्ठी कर रहा था, तख्तमल ने उसके टीन पर हाथ साफ कर दिया। आनन फानन में वह सिगरेट की 60 डिब्बियाँ बाहर बैरकों में औने पौने दामों में बेचकर पैसे वसूल कर लाया और मुझसे नगद अफीम ले गया। बाबा बूटा मसीह जैसे ही अपनी कोठरी में घुसा तो उसने देखा टीन खुला पड़ा है। अब तो वो वहीं लगा चिंगाड़े मार मार कर रोने। कहने लगा, कोई मेरी 60 सिगरेट की डब्बियाँ और 12 नहाने वाली साबुन की टिकिया ताला तोड़ कर चुरा कर ले गया। उसके ये कहते ही सारे कैदी कहने लगे, तुम तो कहते थे तुम्हारे पास एक भी सिगरेट नहीं, और अब ये 60 डिब्बियाँ कहाँ से आ गईं? बाबा तख्तमल ने टूटा जूता उतारा, उसकी पिटाई करने लगा। साले कमीने, सारी बैठक से मांग कर खाता है और अब हमें चोर बताता है। उसके हाथ से मांगी हुई सिगरेट भी गिर गई तो पागलों ने उठा ली। हमने बड़ी मुश्किल से दोनों बुड्ढों को छुड़ाया और अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया। बंद होते ही तख्तमल ने मेरे कान में कहा, पंडित जी ये साला रोता तो सच ही है, माल मैंने साफ किया है, इस साले को सजा मिलनी ही चाहिए। सबको बेवकूफ़ बनाता था, झूठी कस्में खाता था। उसके बाद बाबा बूटा मसीह ने अगर किसी से सिगरेट मांगी भी तो कस्में खाने पर भी लोग उसका एतबार ना करते और कहते, जा बाबा, टीन में 60-60 डब्बियाँ रखकर हमसे सिगरेट मांगता है, शर्म नहीं आती। इस कैद के दिन बड़े मज़े से कट रहे थे कि तभी पाकिस्तानी कैदियों को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने एकदम मशक्क़त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमसे भी कहा कि हम लोग मशक्क़त ना करें, लेकिन हम परदेसी लोग मशक्क़त से इनकार करने का हौसला कैसे कर सकते थे। इस पर हमारी उनकी आपस में खटकने लगी, यहाँ तक कि अब कोई हिंदुस्तानी उनसे कोई भी चीज़ मांगता तो वो दौड़ जाओ गद्दार साले कहकर उसके पीछे मारने को दौड़ते।
उन्होंने हमसे हर किस्म का काम लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारे टीनों का सामान धीरे धीरे कम होता चला गया। ऐसे भी दिन आ गए कि हमें सिगरेट के टुकड़े तक भी ना उठाने देते और जानबूझकर उन्हें नाली में गिरा देते। जेल में बदअमनी फैली हुई थी और इसमें हम अपने आप को बिल्कुल लाचार और बेबस महसूस कर रहे थे। सोचा करते कि हे भगवान, इस तरह ये दिन कैसे कटेंगे। मियाँ वाली जेल में हंगामा और तलाशी। पाकिस्तानी कैदियों की खड़मस्तियाँ अपनी चरम सीमा पर थी। मशक्क़त ना करना, सारा दिन जुआ खेलना, जेल वार्डन्स को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देना, बात बात पर चाकू निकाल लेना। कईयों के पास तो पिस्तौल भी थे जो उन्होंने रिश्वत देकर मंगा लिए थे। जेल में 2 फरारियाँ हो चुकी थीं। कैदी कोर्ट मौका पर सीढ़ी लगाकर भाग निकले थे। कुछ के पास तो जेल के अंदर स्टेन गने भी थी। गुलाम हसन डाकू जबरदस्ती पिस्तौल के जोर पर जेल के राशन से हर रोज़ 5 सेर घी, 10 सेर गुड़, 1 किलो पत्ती, दालें वगैरह लंगर गोदाम से वसूल करता, जुआ खिलवाता और हर हफ्ते जेल के अंदर से 500 रुपया महीना घर भेजा करता। उन्हीं दिनों देश की बागडोर पीपुल्स पार्टी ने संभाली और मोहम्मद हाकिम अमीन खान वजीर जेल बने। वो कैमलपुर का रहने वाला पुलिस हवलदार था और पीपुल्स पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस रुतबे तक पहुंचा था। कैमलपुर का इलाका भी जुर्म और जराइम के लिए मशहूर है। इसके कुछ रिश्तेदार भी पाकिस्तान की जेलों में कैद थे। पुलिस का हवलदार होने के नाते गुंडों के साथ इसको निपटना आता था। एक सुबह तकरीबन 5 बजे जेल की बैरक पुलिस गार्ड के भारी भारी बूटों से गूंज उठी। जेल में 1500 के करीब बंदूकधारी सिपाही आ घुसे थे और उनमें आधे बैरकों की छतों पर चढ़ गए और आधे कैदियों की तलाशी लेने लगे। तलाशी क्या होती? हर कोठरी का दरवाज़ा खोला जाता और कैदी के बदन पर सिवाय कच्छे के कुछ भी न रहने दिया जाता। कोठरी का सारा सामान कंबलों में लपेट कर राशन गोदाम में भिजवा दिया जाता और फिर कैदियों पर लाठियाँ बरसने लगती। तफ्तीश होती कि उन्होंने चाकू और पिस्तौल वगैरह कहाँ छुपा रखे हैं। जेल का दरोगा चौधरी नसीर अहमद जाति का नाई था। उसने बहुत देर सब्र दिखाया और हर तरह से सुधरने का मौका दिया, लेकिन उन अकल के अंधों के कान पर जू तक न रेंगी थी। वे जेल को तमाशा समझ बैठे थे। अब हर कोई गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, मुझे मारो मत, मैं खुद ही बतलाता हूँ कि हथियार कहाँ है। पुलिस की मार से बचने के लिए लोग हथियार निकाल निकाल कर दे रहे थे, एक दूसरे की पोल खोल रहे थे। ज़्यादा शामत तो उन हवालातियों की आई जो जेल का राशन लूट लूट कर खाते थे। लाठियों से उनकी ज़बरदस्त पिटाई की जाती, फिर उन्हें नंग धड़ंग कोठरियों में फेंक दिया जाता। पुलिस ने किसी के पास पानी पीने के लिए गिलास और मग तक नहीं छोड़ा। तलाशी होते होते हमारी बैरक नंबर 10 की बारी आई। हम 10वीं कोठरी में बंद थे। पहली 3 कोठरियों के कैदियों की जब पिटाई होने लगी तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगे कि हम तो परदेसी कैदी हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो जेल की मशक्क़त करते हैं और किसी काम को भी इनकार नहीं करते। उनकी चीखें सुनकर जेल दरोगा नसीर भागा हुआ आया। बोला, इनको हाथ ना लगाना, इन बेबस गरीबों के सहारे ही तो मैं जेल चला रहा हूँ। यही तो जेल की सफाई करते हैं, वरना यहाँ कीड़े सड़ने लगते। जिन लोगों को मार पड़ी थी उनको उसने प्यार से चुप कराया। बोला, मुझे अफसोस है, मेरी गलती से तुम्हें मार पड़ गई। मुझे गार्ड को पहले ही बता देना चाहिए था कि बैरक नंबर 10 में नहीं जाना है। जिन कैदियों को मार पड़ी थी उसने उनको अस्पताल भिजवा दिया और ऑर्डर दिया कि उनको 1 हफ्ता तक जेल के अस्पताल से हर रोज़ आधा सेर दूध दिया जाए। जेल की पूरी सफाई हो चुकी थी और पाकिस्तानी कैदियों का सारा सामान राशन गोदाम के पास ढेरों की सूरत में पड़ा था। सिगरेट, गुड़, घी, चीनी, पत्ती, मिर्च, नमक, बर्तन, स्वेटर, मफलर, कोट, पतलून, सलवार, कमीज़ें, रज़ाइयाँ। सामान इतना था कि 10 ट्रंक भर जाएं। अब आधे हिंदुस्तानी कैदियों की ड्यूटी लगी कि वो राशन गोदाम पर जाकर सामान को अलग अलग करें। यानी गुड़ एक जगह, चीनी एक जगह, चाय की पत्ती एक जगह। जेल वार्डन्स की मौज बन गई। शानदार रज़ाइयाँ, कंबलें, चादरें और देशी घी तो चीफ वार्डन और डिप्टी दरोगा इत्यादि के घर चले गए। फिर गुड़, पत्ती और मिर्च, चीनी ये सब वार्डन लोग एक कपड़े में बंधवाते और हमसे जेल की दरबार के पल्ली तरफ गिरवा देते, जहाँ से उनका कोई रिश्तेदार या भाई बंद उठाकर घर ले जाता।
काम करने और शराफत दिखाने के बदले हिंदुस्तानी कैदियों को शाम को सेर गुड़, पत्ती, सिगरेट की डिबिया और तंबाकू वाला बीड़ा दिया जाता। सर्दियों के दिन थे। दरोगा ने कहा कि हर हिंदुस्तानी कैदी अपने लिए 2-2 शानदार स्वेटर, एक मफलर और एक जोड़ा रंगीन कपड़ों का ले ले। अब इधर पाकिस्तानी कैदी सिगरेट के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे थे और इधर हिंदुस्तानी कैदियों के 3 कनस्तर सिगरेट, गुड़, चाय और तंबाकू से भर गए। हमें अब जेल की सफाई का इंचार्ज बना दिया गया था। हर हिंदुस्तानी को काम करवाने के लिए 8-8 पाकिस्तानी हवालाती सौंपे गए और उनके हाथों में झाड़ू पोछा थमा दिया गया। वे गंदी नालियों से ड्रमों में पानी भरते और ज़मीन पर छिड़क कर पोछा लगाते। हम मज़े से बैठे उन पर रौब काटते और सिगरेट के कश लगाया करते। हमें 1 महीना पहले के वे दिन याद आ गए जब पाकिस्तानी कैदी हमें अपनी बैरक से सिगरेट के टुकड़े तक नहीं उठाने देते थे, उन्हें नालियों में बहा देते थे। अब पाकिस्तानी कैदी और बड़े बड़े हवालाती हमसे सिगरेट का अध जला झूठा टुकड़ा मांगते और उसे बारी बारी पीते। हमें उनकी हालत पर तरस भी आता था। 12-12 लौंडे पाले हुए नंबरदार गुलाम हसन की बुरी तरह शामत आई। 90% हवालातियों के साथ वही हुआ। पहले तो गुलाम हसन की गारद ने जी भर के पिटाई की, फिर सर मुंडा दिया और मुंह काला करके उसके सर पर गंदगी उठवाई और बैरक का चक्कर लगवाया गया। फिर जिन लौंडों के साथ वो बदफेली क्या करता था, उन 12 के 12 को बारी बारी से नंगा करके उस पर चढ़ाया गया। तब उसका चालान खैरपुर जेल पर कर दिया गया। 55 साला गुलाम हसन, जिसकी लंबी लंबी मूछें थीं और जिससे जेल का बच्चा बच्चा काँपता था, उसके साथ जब ये हरकत हुई होगी तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। 20 दिन तक किसी कैदी की उसके रिश्तेदार से मुलाकात नहीं होने दी गई। 20 दिन बाद जब मुलाकातें शुरू हुईं तो कैदियों के लिए जो सामान आता उसमें से आधे से ज़्यादा जेल की ड्योढ़ी से ही हड़प लिया जाता। किसी कैदी को 1 हफ्ते के लिए अपने साथ 3 डिब्बी सिगरेट से ज़्यादा अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। माचिस वे अपने साथ नहीं ला सकते थे। जब भी किसी को सिगरेट लगवानी हो तो नंबरदार या वार्डन से लगवाए। इसके विपरीत हर हिंदुस्तानी कैदी के पास लाइटर थे, वो भी इम्पोर्टेड, जो हमने तलाशी लिए हुए सामान में से उड़ाए थे। हमें कोई कुछ नहीं कहता था क्योंकि दरोगा नसीर अहमद और चीफ वार्डन शेर खान हमें बहुत प्यार करते थे। सिगरेट के अलावा पाकिस्तानी कैदी अपने साथ सिर्फ फल और मिठाई अंदर ला सकते थे। उनमें से भी आधे ही खाने को नसीब होते, आधे हमें रिश्वत के तौर पर दे दिया करते ताकि हम उनसे सख्ती से काम ना लें। क्या मज़े के दिन थे जब पाकिस्तानी कैदी तो गंदी नालियों से पानी निकाल निकाल कर ज़मीन पर पूछा फेर रहे होते और हम मज़े ले लेकर उनके घर से आए हुए अंगूर, अनार, संतरे, सेब, टिनों और मिठाइयों के गफ्फे लगा रहे होते। हर हवालाती को 10-10 सेर मूंछ कूटने के लिए दी गई। अब हालत ये थी कि जैसे किसी ने रंडी से कह दिया हो कि चक्की पीसो। इस पर वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी। हराम उनकी हड्डियों में घुस गया था। इतनी आराम परस्ती के बाद इस कदर जानलेवा मशक्क़त करने उनके बस की बात नहीं थी। ज़्यादातर कैदियों की शाम को पिटाई होती। चीखते रोते चिल्लाते वे गिड़गिड़ा कर चौधरी नसीर दरोगा से माफ़ी मांगते, कहते, बंदा परवर इस बार हमें बख्श दें, आइंदा हम कभी भी जेल का कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल भेड़ बनकर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, आप जो हुक्म देंगे उसकी कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। ये वही दरोगा नसीर था जिसको हवालाती नाई कहकर पुकारा करते थे। दरोगा नसीर को उनकी हालत पर तरस आता, लेकिन जिस तरह उन्होंने उसे ज़िल्लतें दी वो याद करके उसके दिल में आया हुआ रहम काफूर हो जाता। उनसे कहता, तुम में कोई गैरत है तो डूब मरो, तुम यहाँ बाप की बारात में नहीं आए, ना मैं तुम्हें बाहर से बुलाने गया था। तुमने कोई जुर्म किया है तभी जेल में आए हो, बड़े मज़े से तुम दिन काट रहे थे, लेकिन तुम्हें आराम पचा नहीं। तुम लोगों ने जेल में बदअमनी फैलाई, जेल के लंगर को लूटा, लड़कों के साथ बदफेलियाँ की और खुदा का कहर तुम पर नाजिल हो। तुमने जेल में आकर तौबा करने के बजाय यहाँ और भी जुर्म करने शुरू कर दिए। तुम सरेआम जुआ खेलते हो, वार्डन्स को माँ बहन की गालियाँ देते हो। तुमने समझ रखा था कि जेल का अमला तुमसे डरता है, जैसे यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब क्यों औरतों की तरह आंसू बहाते हो? अब भी तो शेर बनकर दिखाओ ज़रा। जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती तुम्हारी रगों से सारी आराम परस्ती और अकड़ निकल गई है, तब तक यही अमल जारी रहेगा। सबक लो इन हिंदुस्तानियों से
जो अपने वतन से सैकड़ों मील दूर लावारिस यहाँ कैद गुजार रहे हैं। जेल की मशक्क़त के अलावा ये अपने लिए काम भी करते हैं। कोई नाड़े बुनता है, कोई जूतों की मरम्मत करता है, कोई बाल काटता है। गरज कि उनमें से कोई भी बेकार नहीं बैठता था। हमारी कौम में आराम परस्ती घुस गई है। हम निकम्मे और बेकार हो गए हैं। मुझे काम प्यारा है, चमड़ी प्यारी नहीं है। इसलिए चुपचाप जो भी काम तुम्हें करने को कहा जाता है करो, वरना जिस्म से चमड़ी उधड़वा दूंगा। चौधरी साहब ये कहकर चले जाते और मशक्क़त फिर पाकिस्तानियों के गले जाती, जिसे वे रोते पीटते मार खा कर करते रहते, और हम मज़े से हाथ पर हाथ धरे सिगरेट के कश लगाते और उनके घर से आया हुआ माल उड़ाते। चीफ वार्डन शेरा। हिंदुस्तानी कैदियों की अच्छी तरह से देखभाल और उनकी हिफाजत करने वालों में मियाँ वाली जेल के चीफ वार्डन मोहम्मद शेर खान उर्फ शेरा का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो हिंदुस्तानी कैदियों को अपने बेटों की तरह रखते और उन पर किसी किस्म की कोई आँच नहीं आने देते थे। ये शेरा ही था जिसने हिंदुस्तानी कैदियों की बेड़ियाँ उतरवा कर उन्हें सारी बैरकों में घूमने की इजाज़त दे रखी थी। सभी हिंदुस्तानी कैदियों से चाचा शेरा कहा करते थे और वो हिंदुस्तानी कैदियों को ओ शेरो कहकर बुलाया करता था। जेल में जब भी कोई मुश्किल का काम आ पड़ता और शेरा समझता कि ये पाकिस्तानी कैदियों के बलबूते का नहीं है, तो वो काम हिंदुस्तानी कैदियों से लिया करता। एक बार रात बड़े ज़ोर की बारिश हुई और कैदियों की बैरक नंबर 4 की आधी छतें बैठ गईं। रातों रात कैदियों को वहाँ से निकाल कर दूसरी बैरकों में बंद करना पड़ा। जेल में कैदियों की तादाद पहले ही ज़्यादा थी। अब सरकारी टेंडर भर कर बैरक बनवाई जाती तो उसमें शायद कई महीने लग जाते। लिहाजा उसने हिंदुस्तानी कैदियों को बैरक बनाने को कहा। हमारे बीच जालंधर का रहने वाला अमरीक सिंह उर्फ किशोरी लाल था। वो राजमिस्त्री का काम बहुत अच्छी तरह से जानता था और इतनी फुर्ती से करता था कि देखने वाले हैरान रह जाया करते थे। उसने अपने साथ जम्मू के अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार को भी पूरी ट्रेनिंग दे रखी थी। पलक झपकते ही 70 हिंदुस्तानी बैरक बनाने के काम में जुट गए। यहाँ तक कि हम लोगों ने पागलों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया और देखते ही देखते बैरक की 15 कोठरियाँ 3 दिन के अंदर अंदर नए सिरे से बनकर तैयार हो गईं। इस पर खुश होकर सुपरिटेंडेंट ने सबको कपड़ों के नए जोड़े, चादरें और डबल राशन दिया। हिंदुस्तानी कैदियों के लिए स्पेशल चाय बनकर आने लगी। शेरा हमसे हमेशा कोई ना कोई इस किस्म का काम लिया करता जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। मिसाल के तौर पर जेल का गुड़ का ट्रक आता तो वो हमें ट्रक से गुड़ उतारने भेज देता। जब हम गुड़ उतार कर हटते तो हर कैदी की झोली में 2-2 सेल गुड़ डाल देता। एक बार जेल की चारदीवारी, जिसे कोट मौका कहते हैं, अंदर से खस्ता हो गई। सारे कोट मौके की लिपाई करनी थी। ये काम भी हिंदुस्तानियों को सौंपा गया, लेकिन कोट मौके का इंचार्ज फजलदाद था। उसने हमें पहले दिन की मशक्क़त के तौर पर 12 आदमियों को 60 फीट लंबा 18 फीट ऊंचा कोट मौका लेपने को कहा। कड़कती धूप में हमें ये काम करना था। शेरा ने उससे कहा भी कि इतना काम शाम तक ही नहीं कर पाएंगे। तो इस पर वो बोला, तुम इन हिंदुस्तानियों को बड़ी रियायत करते हो। हमने तकरार बचाने के लिए कहा, चाचा कोई बात नहीं, हो जाएगा। 2 आदमी गारा तैयार करने पर लग गए, 6 आदमी गारा उठाने पर, 2 आदमी मिट्टी के ड्रम सीढ़ियों पर चढ़ाने पर और 2 आदमी पानी लाने पर। अमरीक सिंह और राजेंद्र लिपाई करने लगे। सुबह 8 बजे काम शुरू हुआ और 12 बजे हम काम ख़त्म करके नहा धोकर अपनी बैरक में जा बैठे। फजलदाद 12 बजे जब बैरक में आया तो हमें नहाए धोए देख कर हैरान रह गया। क्या बात है शेरा ने तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे दी? इस पर अमरीक सिंह ने जवाब दिया, नहीं जनाब, हम अपना ठेका नबेड़ कर ख़त्म कर कर आए हैं, आप जाकर तसल्ली कर सकते हैं। उसे यकीन नहीं आया और ख़ुद कोट मौका का चक्कर लगा कर आया। अगले दिन उसने हमें 60 फीट की बजाय 102 फीट की मशक्क़त दे दी। शेरा ने बहुत कहा पर वो नहीं माना। हमने फिर कह दिया, चाचा कोई बात नहीं। उस दिन हम बिजली बनकर काम करने लगे और 2 बजे से पहले ही फिर काम समाप्त करके परे रख दिया। दोपहर को हमें फिर नहाए धोए देख कर फजलदाद को बहुत ताव आया। अगले दिन उसने मशक्क़त 150 फीट कर दी। इस पर हमें भी गुस्सा आ गया। अमरीक सिंह फजलदाद से बोला, अगर आपको ये दुख है कि हम जल्दी काम निपटा कर बैरक में क्यों बैठ जाते हैं तो ठीक है, आज हम आपके सामने काम करेंगे और हम में से कोई खाली नहीं बैठेगा और हमारा कोई ठेका नहीं। जितना भी काम निपट सकेगा हम निपटाएंगे। 12 से 2 तक
आम कैदियों की तरह आराम करेंगे। 2 से 5 तक फिर काम करके अपनी बैरक में चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोगों को शाम तक 150 फीट का कोट मौका की लिपाई करनी है। ठीक है साहब, हम में इतना काम करने की हिम्मत नहीं है। आप जो जी चाहते हैं कर लीजिए। इस पर वो गुस्से में फुफकारता हुआ हमें पिटवाने के लिए गारद लेने चला। उधर चीफ वार्डन शेरा दरोगा नसील को रिपोर्ट करने पहुंच गया। गारद आने से पहले ही चीफ वार्डन शेरा दरोगा नसील को लेकर वहां आ गया था। उसने जब सारी बात सुनी तो उसने फजलदाद पर बहुत गुस्सा किया। फजलदाद गारद लेकर आया ही था कि वो उस पर बरस पड़ा। किसके लिए गारद लेकर आए हो? इन हिंदुस्तानी कैदियों के लिए जो बेचारे जान तोड़कर मशक्क़त करते हैं। जब पाकिस्तानी कैदी मशक्क़त करने से इनकार करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं गारद लेकर गए? क्यों जानबूझकर अच्छे भले लोगों को कामचोर बनाते हो? ठीक है, जैसा ये कहते हैं, आज तुम कुर्सी बिछाकर यहीं बैठोगे और ये तुम्हारे सामने लिपाई करेंगे। कोई खाली नहीं बैठेगा। 12 से 2 तक ये आराम करेंगे। किसी किस्म का ठेका देने की इजाज़त जेल मैनुअल नहीं देता है। ये कहकर दरोगा चला गया और फजलदाद वहीं खड़े का खड़ा रह गया। उसकी कुर्सी कोट मौका के पास रख दी गई। मियांवाली के रेगिस्तान की कड़कती धूप, पास कहीं पेड़ की कोई छाया भी नहीं। घंटे भर बाद फजलदाद की पैंट पसीने से गीली हो गई। लगा करवटें बदलने। कहाँ सारा दिन दफ्तर में पंखे के नीचे काम करता था और कहाँ धूप में हमारे साथ फांसी चढ़ा हुआ था। हम तो काम में मशगूल थे। धूप सहना हमारी आदत बन चुकी थी, लेकिन इस अधेड़ उम्र के अफसर के लिए धूप में यूं बैठे रहना बवाले जान बन गया था। उधर चाचा शेरा घंटे घंटे बाद देखता कि फजलदाद बैठा है या चला गया। फजलदाद से मजाक भी करता, हुजूर गर्मी तो नहीं लग रही है ना? और फजलदाद खींच कर कहता, जा यार, क्यों सताए हुए को सता रहा है। 4 घंटे में उसने 10 बार पानी पिया होगा। बड़ी मुश्किल से 12 बजे तब कहीं उसकी जान छूटी। वो बड़ी तेज़ी से दफ्तर की तरफ भागा। कोट मौके की लिपाई सिर्फ 20 फीट हुई थी। जब हम 2 बजे दफ्तर को पहुँचे तो पता चला कि फजलदाद ने आधे दिन की छुट्टी ले ली है। उसे सनस्ट्रोक हो गया था। हमने फिर 20 फीट लिपाई की और शाम को बैरक वापस आ गए। शाम को पता चला कि फजलदाद की हालत बहुत पतली है और उल्टियाँ तथा दस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगले दिन सुबह जब हम मशक्क़त करने पहुँचे तो भी फजलदाद गायब था। चाचा शेरा ने हमसे हंसते हुए कहा, कंजलो, तुमने क्या बद्दुआ दे दी? हमारा डिप्टी मरने की हालत पे पहुंच गया है। आज तुम अपनी मर्जी से जितना काम निपटे निपटाओ, और जब तुम्हारा दिल कहे कि तुमने मशक्क़त का सही हक कर लिया तो अपनी बैरक वापस लौट जाओ। हमने उस दिन 12 बजे तक 90 फीट लिपाई की और छुट्टी करके आ गए। 4-5 दिन तक फजलदाद नहीं आया। छठे दिन सुबह जब हम मशक्क़त करने गए तो वो भी मौजूद था। अमरीक सिंह ने उससे पूछा, जनाब, आज भी आप बैठेंगे या ठेका देंगे? तो वो बोला, हरामियों, क्यों मेरे साथ मजाक करते हो? कुएं में जाए कोट मौका, इसकी लिपाई और तुम। मैं साला मुश्किल से मरते मरते बचा हूँ। तुम जानो शेरा जाने। तुम सालों के पास कोई इल्म है जो मुझ पर चला दिया और मेरी तो जान पे बनाई। अब तो मैं तुम्हारे नज़दीक भी नहीं फटकूँगा। और सचमुच उस दिन के बाद फजलदाद हमारे पास ये देखने नहीं आया कि हमने कितना काम किया। हमारी कैद का अधिकतर हिस्सा शेरा के साथ गुजरा और इस दौरान शायद ही किसी हिंदुस्तानी को किसी अफसर ने या नंबरदार ने मशक्क़त की वजह से मारा हो। ना ही हमें किसी किस्म की तकलीफ़ रही। भारतीय जहाज़ अगवा यानी हाईजैक करने वालों से मुलाकात। पहले जिक्र कर चुका हूँ कि 2 कश्मीरी मोहम्मद अशरफ और हाशिम कुरैशी भारत से एक हवाई जहाज़ अगवा करके लाहौर पाकिस्तान ले आए थे। इस पर पहले पहर पाकिस्तानियों ने बहुत जश्न मनाया। जगह जगह शहर शहर उनका स्वागत किया गया। लाहौर यूनिवर्सिटी की लड़कियां उन्हें सर आंखों पर बिठाती थीं और कईयों की तो उनके पास रात गुजारने के लिए आपस में तकरार हो जाती थी, क्योंकि वे फ़ख्र महसूस करती थीं कि मुजाहिदीन कौम के साथ अपनी रात बिता रही हैं। लाहौर, लायरपुर, मुल्तान, मिंटगुमरी जगह जगह उन्होंने कश्मीर में हक़े खुद इरादियत और कश्मीर को आज़ाद करवाने की तकरीरें की। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए और ख़ुद भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के सदर की हैसियत से उनसे मुलाकात की।
भारत सरकार के विरोध के बावजूद पाकिस्तान ने जहाज़ को बम से उड़ा दिया। इसकी तस्वीरें और खबरें पाकिस्तानी अखबारात के पहले सफ़े पर मोटी मोटी सुर्खियों में छापी गईं। उधर आज़ाद कश्मीर मुहिम का नेता और इनका उस्ताद मकबूल बट भी, जो कि श्रीनगर जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था, जेल से फरार होकर इनसे पाकिस्तान में आ मिला। इस पर भारत सरकार ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से हवाई और समुद्री रास्तों से काट कर रख दिया। किसी पाकिस्तानी हवाई जहाज़ को भारतीय इलाके से गुजरकर उस ओर जाने की इजाज़त नहीं थी। इस पर बौखलाकर पाकिस्तानी हुकूमत ने जहाज़ को अगवा करवाकर पाकिस्तान भिजवाने का कसूर भारत सरकार के ही सर पर थोप दिया। मोहम्मद अशरफ और हाशिम कुरैशी सरकार सरदार मकबूल बट और उनके साथी मिस्टर लोन समेत सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें शाही किले में तफ्तीश के लिए भेज दिया गया। यहाँ इनकी खूब पिटाई हुई। हाशिम कुरैशी का तो एक हाथ तोड़ दिया गया और मकबूल बट के पैरों पर इस कदर चोटें की गईं कि वो चलने फिरने से लाचार हो गया। मोहम्मद अशरफ भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सिपाही था और अंदर खाने आज़ाद कश्मीर मुहिम की सरगर्मियों में हिस्सा लिया करता था। हाशिम कुरैशी भी उस संस्था का सदस्य था। इन्होंने एक दिन मंसूबा बनाया कि जहाज़ को अगवा करके भारत सरकार पर दबाव डालेंगे और अपने साथियों को जेल से रिहा करा लेंगे। उधर पाकिस्तान सरकार का कहना था कि जहाज़ को जानबूझकर अगवा करवाना और उसे लाहौर हवाई अड्डे पर जलवाना भारत सरकार की सॉस एंड कटलेट प्लान का एक हिस्सा था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश जाने का रास्ता रोकने का बहाना कर लिया ताकि वो आराम से बांग्लादेश को हड़प कर सके। और इसी लाइन पर चलते हुए पाकिस्तान सरकार ने हाशिम कुरैशी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया, उनकी तफ्तीश की और उन पर फ़ौजी अदालत में पाकिस्तान की सलामियत के लिए ख़तरनाक कार्रवाइयों में मुतबला होने, भारत से साठगांठ करने और हिंदुस्तानी हवाई जहाज़ गंगा को अगवा करके लाने का मुकदमा चला दिया। उन्हें 19 साल सख्त कैद बामशक्क़त का हुक्म हुआ। कहते हैं वे लोग भरी अदालत के बीच पाकिस्तानी सरकार को गालियां दिया करते थे कि ये हुकूमत अब अपना दामन बचाने के लिए हम पर मुकदमे चला रही है और हमें सज़ा देने जा रही है, जबकि जहाज़ अगवा करने से पहले हमने पूरा प्लान पाकिस्तान भिजवा दिया था और पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें इसकी मंजूरी भी दे दी थी कि वो हमारी पूरी मदद करेगी, पाकिस्तान में हमें सियासी पनाह देगी। लेकिन जब इसने देखा कि प्लान के नतीजे इसके खिलाफ जाने लगे तो इसने हमें ही बलि का बकरा बना दिया। मियाँ वाली जेल में ये लोग कैद की सज़ा पाकर बंद हुए थे। कोई उनसे मिल नहीं सकता था। कुरैशी की बहन पाकिस्तान में ही रह रही थी। हुकूमत ने उसको और उसके बहनों को भी मुकदमे में लपेटने की कोशिश की, मगर जैसा हाशिम का कहना था, वे लोग फ़ौजी अफसरों को पैसा चढ़ाकर बच गए। अफसर तो यहाँ तक कहता था कि फ़ौजी दलों ने तो हाशिम की बहन की इज्जत लूटने से भी गुरेज नहीं किया। मजबूरन उस गरीब को कुछ फ़ौजी अफसरों के बिस्तर गर्म करने पड़े, तब कहीं जाकर उसकी और उसके बहनों के मुकदमे से जान बची, वरना वो भी हमारे साथ इन कोठरियों में बंद होते। एक बार बरसात हुई जिसकी वजह से इनकी कोठरियों की हालत खस्ता हो गई। जेल की मरम्मत का काम हम हिंदुस्तानियों के ही जिम्मे था और जहाँ भी जेल में मरम्मत का काम पड़ता हमें भेजा जाता। फल था हमें उस दिन इनसे खुलकर बात करने का मौका हासिल हो गया। इन्होंने बतलाया कि किस तरह भारत में पाकिस्तानी हुकूमत ने हर मोहल्ले में आज़ाद कश्मीर के सेल कायम कर रखे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत CIA अमेरिका की मदद से हर साल कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने, लोगों के जज्बात भड़काने और उनको भारतीय फ़ौज के खिलाफ उकसाने के लिए लगभग 1 खरब रुपया खर्च करती है। इसमें पाकिस्तान से उनके लिए स्मगलर होकर हथियार, गोला बारूद, जासूसी कैमरे, घड़ी नुमा ट्रांसमीटर और पाकिस्तानी प्रोपेगंडे की टेप की हुई कैसेट्स, जिनमें हिंदुस्तानी हुकूमत को कश्मीरियों का खून चूसने वाली जालिम कहकर बरगलाया गया होता है, वे टेप रिकॉर्डरों के साथ ही पाकिस्तान में भेजी जाती है। ये कैसेट्स कुछ उर्दू ज़बान में होती हैं और कुछ पश्तो में। ये टेप रिकॉर्डर कश्मीरियों में मुफ्त बांटे जाते हैं। लेकिन हमारे कश्मीरी भी बहुत चालाक हैं। वे कैसेट सुनते हैं, थोड़ी देर मज़ा लेते हैं और फिर पकड़े जाने के डर से कैसेट्स को निकाल कर जला देते हैं और अमेरिका या जापान के बने हुए ये टेप रिकॉर्डर कश्मीर में सैर करने आए लोगों के हाथों बेच देते हैं। यही हाल पाकिस्तान से आई पिस्तौलों और बंदूकों का होता है। वे स्मगलरों के हाथों बेच दी जाती हैं। चंद हम जैसे सिर्फ फिरों के दिल में ही इस्लामी जज्बा है
जो कश्मीर में इस्लामी हुकूमत लाने के लिए और उसे पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए सर और जान की बाजी लगाते हैं। वरना कश्मीरी तो दोनों हुकूमतों को बेवकूफ़ बनाकर दोनों तरफ से माल उड़ाते हैं। अब तो हमारा भी दिल पाकिस्तानी हुकूमत के सलूक की वजह से खट्टा हो गया है। ये कहते हैं कि हमने इनको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना रही है, और तभी से बना रही है जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। हम ये बात खुदा को हाजिर नाजिर मान कर कह सकते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं होता, कोई उनके मजहबी रस्मों रिवाज में दखलंदाजी नहीं करता। उल्टा कई बार हम मुसलमान ही कश्मीर में बसे हिंदुओं के साथ ज़्यादती कर जाते हैं। कश्मीरियों के लिए हक़ खुद इरादियत का नारा लगाने वाली पाकिस्तान हुकूमत खुद अपने लोगों को क्यों नहीं ये हक़ देती? क्यों नहीं पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करती? इस्लामी जुनून में जब हम कश्मीर में थे, तब आज़ाद कश्मीर से आकर हमें भड़काने वाले लोगों से हमने कभी ये सवाल नहीं पूछा था। लेकिन खुद हमें हमारे वतन ले जाएं तो इन सालों से ज़रूर पूछेंगे कि तुम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या क्या करते हो। अगर ऐसा है तो फिर किस लिए आज़ाद कश्मीर का नाम लेकर चैन से बसते कश्मीरियों को भड़काने आते हो? खुदा की कसम, हमने यहाँ वो नज़ारे देखे हैं कि अल्लाह पनाह दे। ये पाकिस्तान है, हमारी नज़रों में तो ये पलिस्तान है, यानी कि गंदी जगह। खुदा झूठ ना बुलवाए, जब हम जहाज़ अगवा करके लाए थे तो लाहौर यूनिवर्सिटी की लड़कियां हमारे साथ रात बिताने के लिए एक दूसरे के बाल नोच लिया करती थी। जब वो ये कह रहे थे तो मैं उनका मुंह देख रहा था। गोरे गोरे खूबसूरत जवान, तांबे जैसा रंग जिसमें अब कैद की वजह से पीलापन आ चुका था। फिर लाहौर यूनिवर्सिटी की खवातीन, अल्लाह पनाह दे, जो नशेवर गोलियां खाती और फैशन की रफ्तार में मर्दों को भी पीछे छोड़ जाती हैं। अगर वो इनकी बहादुरी पर कुर्बान होकर इनको हासिल करने के लिए आपस में झगड़ पड़ी हों तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं। मैं खुद कई बार लाहौर यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा चुका हूँ, और वहाँ कुछ ख़वातीन तो ऐसी थीं जो एक चरस की सिगरेट के लिए अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाती थीं। इसलिए मुझे इनके बयान की सच्चाई पर पूरा यकीन था। जो कुछ ये कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, यहाँ से अगर तुम भारत लौट गए तो तुम्हारा अमल क्या होगा? वे बोले, पहले तो इस बात की तो उम्मीद नहीं है कि ये बेगैरत हुकूमत हमें ज़िंदा वापस जाने देगी, लेकिन हमें अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। अगर हमारी किस्मत में अपने वतन का दाना पानी लिखा है तो हम ज़रूर लौट कर जाएंगे, और लौटने के बाद जितने भी लोग पाकिस्तानी प्रोपेगंडे से गुमराह होकर पाकिस्तान हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाएंगे। इस हुकूमत का असली चेहरा उन्हें दिखाएंगे। ये हुकूमत सिर्फ अपनी चंद खुदगर्जियों के लिए कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहती है, और अगर खुदा ना खास्ता इसका ये सपना पूरा हो गया तो इस ज़मीन की जन्नत कश्मीर दोज़ख बनकर रह जाएगी। ना वहाँ जमहूरियत होगी, ना कश्मीरी हुकूमत। कश्मीरी सिर्फ पाकिस्तानी गुलाम बनकर रह जाएंगे, और ये ज़मीर फ़रोश हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर कश्मीर को अमेरिका या चीन के हाथों बेच देगी, ताकि वो अपने अपने फ़ौजी अड्डे कायम कर सकें। आज भी हम कश्मीरियों को जो हथियार सप्लाई किए जाते हैं वो सारे के सारे अमरीकी होते हैं। अब चीन की रूस के साथ खड़क गई है, इसलिए अब चीन और अमेरिका दोनों के हाथों में एक ही काट का उल्लू है, पाकिस्तान, जिसे वो जब जी चाहें असला देकर भारत से भिड़ा देते हैं। दर्रा कराकोरम में चीन सड़कें बना ही रहा है, अमेरिका खारिया की छावनी बनाकर दे रहा है। किस लिए? क्या पाकिस्तान की भलाई के लिए? सिर्फ इन लोगों की तबाही के लिए और अपनी साम्राज्यशाही के लिए। उनसे बातें करके तबीयत खुश हो गई। सचमुच उनका दिल बदल चुका था। कोठरियों में मरम्मत का काम 3 दिन तक चलता रहा, और इस तरह उनसे बातें होती रहीं। हमें कश्मीर के सही हालात का पता चला, वरना मैंने कभी कश्मीर की यात्रा नहीं की थी। इसलिए कई बार प्रचार सुनकर मेरे दिल में भी ये विचार आ जाया करता था कि पाकिस्तान जो दिन रात बावेला मचाता है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। ज़रूर हमारी सरकार कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म ढाती होगी, तभी तो वहाँ अफरा तफरी मचती रहती है हर समय। भारत वापसी के लिए लाहौर। कैद के दिन बहुत मज़े से गुजर रहे थे। जेल में हमारी हुकूमत का सिक्का चल रहा था।
सिवाय पाकिस्तान कैदियों से मशक्क़त करवाने और उन पर रौब काटने के और कोई काम नहीं था। 15 मार्च 1973 को अचानक खबर मिली कि हमारा चालान अगले दिन मियांवाली से लाहौर भेजा जा रहा है। कोट लखपत जेल लाहौर से सन 1971 के पहले कैद हुए सभी हिंदुस्तानी कैदियों को तबादले के लिए इकट्ठा किया गया है। हमारी खुशी की कोई सीमा न रही। उस रात खूब जश्न हुआ। सारी रात हम दरोगा से इजाज़त लेकर बैरक में खुले घूमते रहे और मज़े से गीत गाते रहे। हमारे पास जो अफ़ीम चरस थी वो सब भाई लोगों ने खा पी कर बराबर कर दी, ये सोचकर कि 2 दिन बाद तो हिंदुस्तान पहुंच ही जाना है। अगले दिन शाम को माड़ी इंडस एक्सप्रेस से हम लाहौर वापस रवाना हुए। रास्ते में गार्ड वाले हमारे साथ बहुत खुश इखलाक़ी से पेश आते रहे। हम जागते रहे, गार्ड सोती रही, क्योंकि उन्हें इल्म था कि अब बहुत जल्द हमारा वापस हिंदुस्तान तबादला होना है, इसलिए हम भागने की कोशिश नहीं करेंगे। गाड़ी जब लाहौर स्टेशन पर पहुंची तो दुनिया बदली हुई थी। पैंट के तंग पोंचों की जगह बेल बॉटम का रिवाज आ गया था। लड़के लंबे लंबे बाल बढ़ाए, दाढ़ी मूछ सफ़ा चट, बिल्कुल लड़कियां लगते थे। हम बहुत खुश थे। उस वक्त कोट लखपत जेल के दरोगा मेजर सैयद बुखारी हुआ करते थे। मुल्तान में हमारे साथ डिप्टी दरोगा की हैसियत से रह चुके थे। वहाँ पर उसका सलूक जहाँ हमारे साथ गैर इंसानी और जामिलाना था, यहाँ वही मेजर बुखारी हमसे बड़े अदब से पेश आए। चालान में आए सभी कैदियों को उसने जेल के लॉन में बिठाया और तकरीर हुई, प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, अभी तक आप पाकिस्तान की जेलों में कैद रहे, लेकिन सदर पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुक्म से आप सबकी कैद तोड़ दी गई है और अब आप यहाँ मेरे पास एक मेहमान की हैसियत से हैं। ये जेल तबादला होने वाले सभी हिंदुस्तान कैदियों के लिए कैंप है। अब आप अपने आप को कैदी ना समझिए, आप हमारे मेहमान हैं। जब भी जिस की तबादले की बारी आएगी, हम उसे गाड़ी में बिठाकर बागा बॉर्डर भेज देंगे। वहाँ से आप सही सलामत अपने माँ बाप, भाई बहन और बीवी बच्चों के बीच चले जाएंगे। यहाँ हम आप सबको लिखने के लिए चिट्ठियाँ देंगे ताकि आप अपने घर वालों के साथ खतों किताबत कर सकें। अब आप अपनी बैरक में जाएं, आराम करें। पाकिस्तान की दूसरी जेलों से भी आए हुए अपने आपके भाई बंधु मौजूद हैं जो आपसे पहले यहाँ आ चुके हैं और अभी कुछ आ रहे हैं। आपके लिए मैंने नए कपड़े, चादरें वगैरह देने का ऑर्डर दे दिया है, जो आपको बैरक में पहुँचने के बाद मिल जाएंगे। उसके बाद हम अपनी बैरक में आ गए। यहाँ हमें बहुत से साथी मिले। हमारा एक साथी अब्दुल रज़्ज़ाक कराची में पकड़ा गया था। उसकी हालत इस वक्त बहुत संगीन थी। वो जेल के अस्पताल में दाखिल था। उसका घुटना चोटों की वजह से सूजा हुआ था और उसमें पीप पड़ गई थी। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उसकी एक टांग काट दी जाए। इसके अलावा 450 हिंदुस्तानी कैदी थे जो वहाँ तबादले के लिए लाए गए थे। उनमें से 110 बिल्कुल पागल हो चुके थे। अमृतसर का एक थानेदार भी था। इन लोगों को बिजली के इस कदर झटके दिए गए थे कि इनके दिमाग की जड़ें हिल गई थीं। कुछ लोग मार की वजह से पागल हो गए थे और कुछ दिमागी परेशानियों की वजह से। मैंने पागलों में खो सिंह वल्द फैसला सिंह को बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं नज़र ना आया। लगता था कि इन लोगों ने या तो उसे मार दिया या 32B डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स लगाकर अटक के किले में भेज दिया, जहाँ से कभी कोई हिंदुस्तानी आज तक जिंदा वापस नहीं निकला। यहाँ हमें फ़िरोज़पुर का परमजीत, बलवीर सिंह, फाजिलका के रहने वाले पंडित अशोक कुमार सभी मिले। हर एक ने अपनी अपनी दास्तान बयान की। हमें अमरीक सिंह भी मिला जिसने हमें गिरफ़्तार कराया था। अब वो कभी पाकिस्तान के सदर को अपील करता कि उसे हिंदुस्तान ना भेजा जाए और कभी पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराहों को अर्जियाँ भेजता कि उसे पाकिस्तान के लिए की गई पिछली खिदमत को देखते हुए वहीं रख लिया जाए। वो अब भी भारत चक्कर लगा कर पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान जाने में उसे अपनी मौत नज़र आ रही थी। खबर नहीं कि भारत सरकार उसके साथ क्या सलूक करे। कभी वो मेरे पास आता और कभी उन साथियों के पास आकर बैठ जाता। रोता, गिड़गिड़ाता और माफ़िया मांगता हुआ कहता, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ बहुत हो चुकी है, मुझे मेरी गद्दारी की सज़ा मिल चुकी है, इसलिए अब भारत जाकर मेरे खिलाफ़ बयान ना देना। हम उससे कहते,
अमरीक सिंह, क्या हमारी इंटेलिजेंस इस कदर बेवकूफ़ है कि उसको अब तक पाकिस्तान में तुम्हारी हरकतों का और जो जो तुमने किया है उसका पता बिल्कुल नहीं होगा? हम अपने आप तुम्हारे खिलाफ़ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हुकूमत ने पूछा तो हमें मजबूरन सब कुछ सच सच बतलाना ही पड़ेगा। तुमने हमारे साथ कोई नेकी तो की नहीं है। जो सज़ा तुमने पाई है और पाओगे वो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बांग्लादेश बन चुका है। पाकिस्तान में इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए शेख मुजीब तशरीफ़ भी लाए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अंदरूनी विरोध के बावजूद बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था। हमें दिन भर सिवाय ताश खेलने के और कोई काम नहीं था। हमारे बीच हमारे देश के मशहूर स्मगलर अमृतसर के अजीत सिंह जौल, गुरबचन सिंह, महेंद्र सिंह भी मौजूद थे। दरोगा को पैसे चढ़ा चढ़ा कर जिन पाकिस्तानी दोस्तों के साथ सोने की स्मगलिंग होती थी, वो खुद दरोगा के दफ्तर में उनसे मुलाकात करते। जब उनकी मुलाकात आती तो मुलाकात में आए हुए सामान को देख देख कर खुद पाकिस्तानी भी दंग रह जाते। एक बोरी बादाम, देसी घी का कनस्तर, इम्पोर्टेड सिगरेटों के कार्टन, टूथपेस्ट, खुशबूदार साबुन की पेटियाँ, खालिस अफीम, चरस और विलायती विस्की। यार लोग जेल में नवाबों की तरह रहते थे। बादाम घोट घोट कर पीते और डंड पेलते जैसे ससुराल में बैठे हों। कोई फिक्र नहीं। ये लोग सामान को खुद अकेले ही इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों को इनकी ज़रूरत की चीज़ें दिया करते। इस जेल में अफीम बिकती थी तो इनकी और कोई जेल में ये धंधा नहीं कर सकता था। चरस की ठेकेदारी भी इन्हीं के पास थी। सारा दिन बैरक में भंग घोटी जाती और हिंदुस्तानी कैदी भांग चढ़ाकर नशे में धुत मौज में पड़े रहते। पाकिस्तानी लोगों को जब ये पता चला कि हम लोग वतन वापस जा रहे हैं तो उनमें से कईयों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पैगाम पहुँचाने के लिए आकर हमसे संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए। वो अपने इलाके के हिंदुस्तानियों से मिलते और कहते कि उसके रिश्तेदारों से ज़रूर मिले और उन तक उनका पैगाम पहुँचाएँ। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था, ये पहली बार हो रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर सभी कैदियों का तबादला होने जा रहा था। इनमें जासूसी के इल्ज़ाम में कैद काटने वाले कैदी भी शामिल थे, वरना सन 1953 के कैद हुए जासूस के इल्ज़ाम वाले कैदी अभी तक पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे थे। कैद काट चुकने के बाद भी उनका तबादला अमल में नहीं आया था। खुदा जन्नत नसीब करे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया जो उसने हमारे साथ कोट लखपत की जेल की इन कोठरियों में किया था। और उसने शिमला समझौते पर 1972 में दस्तखत करते हुए अपना वादा याद रखा और शिमला समझौते में ये बात साफ लिखवाई कि सन 1971 की जंग से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कैद होने वाले सभी कैदियों का तबादला अमल में लाया जाएगा। वे चाहे फ़ौजी हों या सिविलियन, चाहे वे जासूस हों या स्मगलर, किसी को भी कैद में रखने या रहने नहीं दिया जाएगा। सन 1972 में जब शिमला मुआहदा रेडियो पर पढ़कर सुनाया गया तो भी साथी लोगों को यकीन नहीं आता था कि ऐसा हो सकेगा। जब हम मियांवाली से लाहौर चले गए थे तो कई उस वक्त निराश भी थे। हमें यकीन उस वक्त आया जब मेजर बुखारी ने अपनी तकरीर में हमें बतलाया कि हम कैदी नहीं रहे हैं। लेकिन तबादला होते होते बहुत दिन बीत गए, कोई खबर नहीं आ रही थी। फिर एक दिन सभी हिंदुस्तानी कैदियों को एक लाइन में बिठाकर बारी बारी हमारी मुलाकात स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी के राजदूत से कराई गई। हमारे घर वालों के पते पूछे गए, क्योंकि शिमला समझौते में ये तय हुआ था कि तबादले का सारा काम स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी के ज़रिए किया जाएगा। हमें लाहौर में आए पूरा 1 साल बीत चुका था। हमने स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर से जब ये पूछा कि तबादला कब होगा तो उसने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बोला, हम आप लोगों की लिस्ट भारत सरकार को देंगे, वो आपके भारत में रहने वाली जगह पर अपनी तस्दीक करवाएगी। फिर जब दोनों तरफ से तस्दीक शुदा लिस्ट हमारे पास पहुंच जाएगी तब जैसा मुनासिब होगा 20-20 या 30-30 की टोलियों में दोनों तरफ के कैदियों का तबादला होगा। अब इस काम में 2 महीने भी लग सकते हैं और 2 साल भी। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो दोनों हुकूमतों की पुलिस की फुर्ती की बात है, कितनी जल्दी तस्दीक करवा कर हमें लिस्ट सौंपती है। ये कहकर सफ़ीर साहब तो चले गए और हम फिक्र में पड़ गए कि खुदा जाने कितनी देर लगेगी, क्योंकि हम दोनों मुल्कों की पुलिस से वाकिफ़ थे कि वो कैसे काम करती हैं। बिना पैसा लिए किसी कागज़ पर तस्दीक करना तो दूर, उसको हाथ लगाना भी हराम समझती हैं। इधर हमें सिगरेट वगैरह की भी बहुत तंगी आ गई थी। हम मियांवाली जेल से चलते वक्त अपना सारा सामान ख़त्म करके चले थे।
ये खबर कहाँ थी कि इतने लंबे अरसे तक रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए कैदी लोगों के लिए भी ये मुश्किल था कि वो इस बढ़ती महंगाई में हमारे सिगरेट पानी के खर्चे का बोझ उठा सके। हम लोग प्रार्थना करने लगे कि भगवान जल्द से जल्द कैद ख़त्म हो और हम अपने घर पहुँचें। खाली इंसान का दिमाग शैतान का घर होता है। हमारे पास करने को कोई काम नहीं था, इसलिए यार लोगों ने आपस में लड़ना भिड़ना भी शुरू कर दिया था। शामत तो आ गई अमरीक सिंह जैसे गद्दारों की, जिसको कैदी लोग कोई ना कोई बहाना करके पीट दिया करते। एक बार जब वो दिन में सो रहा था तो साथियों ने कंबल डाल दिया और ऊपर से दे जूते, दे लात, दे मुक्के उसकी धुनाई शुरू कर दी। उस बेचारे को उठने तक का मौका नहीं दिया और मार मार कर बेहोश कर दिया। मुंह पर कंबल पड़ा होने की वजह से वो ये भी नहीं जान सका कि उसकी सेवा किस किस ने की है, रिपोर्ट करता तो किसके खिलाफ। ऊपर सारा दिन रोता रहा, पर कोई उसको चुप कराने भी नहीं गया। फिर वो उठा और हमारे सामने ज़मीन पर लेट गया। आज तुम मुझे मार ही डालो, मैं खुद जीना नहीं चाहता। जब तुम यहाँ मेरा ये हाल कर रहे हो तो हिंदुस्तान जाकर क्या कर दोगे? इस पर चन्नन सिंह भुल्लर बोला, शाबाश बेटा, तू हमें वापस न जाने देना। अब तू ये चाहता है कि तू तो मर के छुटकारा पा जाए और हम यहाँ तेरे कत्ल के इल्ज़ाम में सारी उम्र के लिए कैद हो जाएं। क्या स्कीम लड़ाई है बेटा? हम तुझे मारेंगे तो ज़रूर, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तू चाहता है। बहुत सालों बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। तूने हमें बहुत दुख दिया है। तू पाकिस्तान के लिए काम करता था तो करता रहता, लेकिन तूने हमें गिरफ्तार क्यों करवाया? सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी के बदले 2000 रुपये लेने के लिए? ओ दल्ले, तू हम में से किसी की माँ के पास चला जाता तो चाहे उसे बर्तन मांझ कर ही क्यों ना तेरा मुंह फूकना पड़ता, तुझे 2000 रुपया ज़रूर दे देती और कहती जो कुछ तू चाहता है ले ले, लेकिन देख मेरे बेटे को जालिम पाकिस्तानियों के हवाले ना कर। कोट लखपत जेल में यहा खान की महबूबा। उन्हीं दिनों दरोगा सैयद मेजर बुखारी बदल कर चला गया। उसकी जगह हमीद खान पिस्तौल दरोगा बनकर आया। 5.5 फीट का ये दरोगा बात बात पर गोली मार दूंगा की धमकी देता रहता था, इसलिए उसका नाम पिस्तौल पड़ गया। उसको दरोगा बनकर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि जनरल यहा खान की महबूबा बेगम अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी लाहौर जेल में हवालाती बनकर आई। कुछ दिनों पहले ये यहा खान की हुकूमत के चले जाने के बाद लाहौर में पाकिस्तान शिपिंग कंपनी के डायरेक्टर अजीज़ अहमद के साथ रंगरलियां मनाती अपनी बेटी समेत गिरफ्तार हुई थी। कहते हैं जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी अमल में आई उस वक्त इसकी बेटी और एक और हसीना नीलकमल, मुसलमानी नाम मुझे मालूम नहीं, शिपिंग कंपनी के डायरेक्टर की गोद में बैठी थी और ये सामने टेबल पर बैठ की शराब की चुस्कियां लगा रही थी। चुनाचे से गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन नौलखा में बंद कर दिया गया। यहाँ ये 2 दिन बंद रही और इसकी ज़मानत तक नहीं हो सकी। ये असल में पुलिस अफसर की बीवी थी। वो इसे अपने आकाओं को खुश करने के लिए पेश किया करता था कि एक महफिल में सदर पाकिस्तान जनाब यहा खान की नज़र में ये चढ़ गई। उसके बाद तो यहा खान इसके हुस्न शबाब में इस कदर डूबे कि सारी हुकूमत इसकी नज़र कर दी। जिस तरह जहांगीर के दौर में नूर जहां का सिक्का चलता था, उसी तरह यहा खान के दौर में दापर्दा हुकूमत बेगम अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी की चला करती थी। मार्शल लॉ का ज़माना था। यहा खान को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इस औरत के एक इशारे पर बड़े बड़े अफसरों की टोपियाँ और पेटियाँ उतर जाया करती थी और लोग इसके नाम से काँपा करते थे। किसी के कंधे से स्टार उतरवा रही होती तो किसी के कंधे पर स्टार लगवा रही होती। किसी की प्रमोशन, किसी की डिमोशन, ये बैठे बैठे शराब के प्याले पर तय कर दिया करती थी। मजाल है किसी की जो जनरल रानी के हुक्म को टाल जाए। इसके शौहर से किसी ने मजाक किया, अब साले तेरी बीवी तो जनरल लिए घूमता है। तो बोला, छोड़ो यार, हमने नज़रिया बदल लिया है। हम तो सोचते हैं कि वो बीवी ही यहा खान की है और कभी कभी चोरी छुपे हमें भी हाथ मारने का मौका मिल जाता है। जिस कौम के सदर और शौहर इस दिमाग के हों, उस कौम का तो खुदा ही मालिक है। जब ये जनरल रानी कोट लखपत जेल में बंद हुई तो जनान खाने से इसके ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ रात के सन्नाटे में हमारे बैरक में सुनाई देती थी। इसके साथ दूसरी और भी कैदी थीं, वो भी ज़्यादातर जिस्म का ही धंधा करने वाली थीं। ये इतने गंदे गंदे और वाहियात शेर पढ़ती, गीत गाती कि आदमी भी शर्मा जाए। इस वक्त यहा खान की हुकूमत जा चुकी थी, इसलिए दरोगा हसीन खान
पिस्तौल ने सोचा कि क्यों ना वो भी मौके का फ़ायदा उठाए। लिहाजा हर रोज़ सुबह वो अपने दफ्तर में से बुला लिया करता और शाम को 5 बजे वापस इसकी कोठरी में भेज दिया करता। ये बड़े नंगे अल्फाज में कहती, घिसी हुई चमड़ी को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इतनी सी बात में ये दरोगा मेरे आराम के समान अता करता है तो मुझे क्यों ऐतराज़? मैं तो वो नदी हूँ जिसमें इस जैसे सैकड़ों डुबकियाँ लगा चुके हैं। सारा सारा दिन दरोगा इसे लेकर बैठा रहता। जेल का इंतज़ाम अपने डिप्टी पर था। हाँ, जिस दिन उसे जेल का दौरा लगाना होता, जल्दी जल्दी दौरे का काम ख़त्म करता और फिर इसे लेकर अपने दफ्तर में जा बैठता। दफ्तर के अंदर ये दोनों सारा सारा दिन शराब नोशी करते और बगलगीर होकर बैठे रहते। दफ्तर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद। इस दौरान जब जनरल रानी हमीद खां पिस्तौल के पास बैठी होती तो किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं होती। एक बार ऐसे ही जब ये दोनों रोमांस भिड़ा रहे थे, तब दो कैदी जिनकी दुश्मनी थी आपस में जेल की ड्योढ़ी के अंदर ही एक दूसरे पर चाकू लेकर झपट पड़े। जेल में अलार्म हो गया। दरोगा फटाफट अपनी पैंट के बटन बंद करता बाहर आया और जल्दबाजी में शीशे में मुंह देखना ही भूल गया। उसके मुंह के दोनों तरफ जनरल रानी के लबों की सुर्खी के बड़े बड़े निशान थे। आते ही कैदियों से बड़े गुस्से से मुखातिब हुआ, ड्योढ़ियों में हंगामा करते हुए शर्म नहीं आती? गोली मार दूंगा, क्या कर रहे थे? दरोगा के चेहरे की तरफ देखकर दोनों दुश्मन कैदी हंसने लगे और उनमें से एक बड़ी ढिठाई से बोला, जनाब, हम तो अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे। यहाँ चाकू भी चले लेकिन खून नहीं निकला। पर हैरानी है, आपका मुंह कैसे लाल हो रहा है? जाइए मुंह साफ करके आइए। आपके चेहरे पर जनरल रानी के लबों की सुर्खी लगी है। ये सुनते ही दरोगा बौखला कर रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। बको मत, ले जाओ इनको, कहता हुआ वो दफ्तर के अंदर घुसा। दोनों कैदी दफ्तर के बाहर उसे माँ बहन की नंगी गालियाँ देते हुए ड्योढ़ी के दरवाजे से अंदर आ गए। जेल वार्डनों ने उन्हें खींच खींच कर वापस उनकी कोठरी में बंद कर दिया। उनके 15 मिनट बाद जनरल रानी भी जल्दी जल्दी निकल कर अपनी कोठरी में चली गई। लेकिन इस घटना का ये असर हुआ कि उसके बाद दरोगा ने स्कैंडल से बचने के लिए उसे अपने दफ्तर में बुलाना बंद कर दिया। अपनी बुराइयों के बावजूद जनरल रानी नेक दिल औरत थी। अपनी मुलाकात में आया हुआ सामान गरीब कैदियों में तकसीम करवा दिया करती थी। अस्पताल में मरीजों को दूध और फल दिया करती थी। कुछ शख्सियतें ऐसी